हेलो बच्चों, आज हम लोग आ गए हैं चैप्टर 5 पे। वन शॉट सीरीज आपके लिए चल रही है और ये वन शॉट सीरीज या अरविंद सर वन शॉट डिफरेंट है बाकी वन शॉट से। कैसे डिफरेंट है बात करेंगे। अगर ये वन शॉट आपके लिए हेल्पफुल रहे, अच्छा लगे, तो आप जरूर इसको लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, एक दोस्त को जरूर शेयर कीजिएगा और अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जहां मैं मैथ्स और फिजिक्स की वीडियो लाता रहता हूं। चलिए बात को स्टार्ट करते हैं। तो ये आज चैप्टर है मैग्नेटिज्म एंड मैटर, वन शॉट वीडियो। एक कदम और आगे बढ़ाएंगे। जैसा मैंने कहा था कि आखिर ये औरों से अलग क्यों है, क्या खास बात है जो औरों से अलग है। तो इसमें मैं सारे टॉपिक्स कवर करूंगा अकॉर्डिंग टू सिलेबस। सारे टॉपिक कवर मिलेंगे आपको। जीरो टू हीरो है। अगर आपने ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा तो भी आप इसको वीडियो को देखेंगे तो आप काफी कुछ जान जाएंगे, काफी काम बन जाएगा आपका और प्योर टीचिंग मिलेगी, कोई फालतू टॉक्स नहीं मिलेगी। जैसे ही ये तो इंफॉर्मेशन देनी पड़ रही है, जैसे ही हम पढ़ाई की तरफ शुरू होंगे 2 मिनट के अंदर आप देखेंगे कि प्योर टीचिंग है, कोई फालतूगिरी वाली बातचीत नहीं होने वाली। खैर, एक कदम और आगे बढ़ाते हैं। अगर आपको जो मैं पढ़ाऊंगा यहां पर इसका प्रेजेंटेशन चाहिए तो अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लीजिए और वहां पर आपको इसका प्रेजेंटेशन मिल जाएगा। जो आप दिखाई पड़ रहा होगा समझ गए होंगे। और जो बच्चे मुझसे पढ़ना चाहते हैं वो अरविंद एकेडमी ऐप है जहां पर आपके लिए डिफरेंट कोर्सेज रहते हैं जो आपकी काफी मदद कर सकते हैं। तो अगर आप देखना चाहते हैं कि आप और अच्छे मार्क्स लाएं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा अरविंद एकेडमी ऐप, देखकर उसमें आप अपने लिए सुटेबल कोर्सेज ले सकते हैं। चलिए बात को स्टार्ट करते हैं पढ़ाई की तरफ। तो ये हम लोग पढ़ाई स्टार्ट हो गई। मैग्नेट्स एंड मैग्नेटिज्म की बात कर रहे हैं। तो मैग्नेट क्या चीज होती है? मैग्नेट एक मटेरियल होता है जिसके अंदर अट्रैक्टिव और डायरेक्टिव प्रॉपर्टीज होती हैं। अट्रैक्टिव मतलब वो निकल, कोबाल्ट, आयरन वगैरह को अट्रैक्ट कर लेता है और डायरेक्टिव का मतलब अगर आप उसको फ्रीली सस्पेंड कर लें और उसका मोशन हॉरिजॉन्टल मोशन फ्री हो जाए तो किस डायरेक्शन में रुकता है जाके? पूरा वो रुकेगा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में। तो इसको बोलते हैं, इसका डायरेक्टिव प्रॉपर्टी है। अट्रैक्टिव मतलब अट्रैक्शन कर रहा हो। और ये छोटे छोटे पीसेस को, आयरन, कोबाल्ट वगैरह को अट्रैक्ट कर लेता है। वैसे अगर मैं बातचीत करूं तो जो मैग्नेट होता है उसका सबसे मतलब पहचान सके कि मैग्नेट है वो प्रॉपर्टी होता है रिपल्सिव वाला। क्योंकि रिपल्शन अगर कर रहा है तो ये पक्की तौर पर ये मैग्नेट वाले ही गुण हैं। क्योंकि ये जो बाकी चीजें अट्रैक्ट करती हैं, रिपल्शन थोड़ा कम मिलेगा किसी मैग्नेट से। दिस प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन कॉल्ड मैग्नेटिज्म। ये जो प्रॉपर्टी है अट्रैक्शन की, इसको ही हम बोलते हैं मैग्नेटिज्म। तो डायरेक्टिव प्रॉपर्टी और अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी जिस मटेरियल्स में पाई जाती है उनको मैग्नेट कहते हैं और इन प्रॉपर्टीज को हम बोलते हैं मैग्नेटिज्म। एक कदम और आगे लेके चलते हैं हम लोग। आर्टिफिशियल मैग्नेट्स भी बनाते हैं। कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनमें हम मैग्नेट के गुण डाल सकते हैं, मैग्नेटाइज कर सकते हैं। मैग्नेटाइजिंग फील्ड लगाएंगे तो मैग्नेटाइजेशन हो जाएगा, यानी वो चुंबक बन जाएंगे। तो ऐसे जो हम बना देते हैं, एक तो नेचर में खुद ही मिलते हैं और उसके अलावा हम बहुत सारे बनाते हैं। तो जो हम बनाते हैं परमानेंट मैग्नेट्स, देखिए जैसे कि बार मैग्नेट है, मैग्नेटिक नीडल है, हॉर्स शू मैग्नेट, बॉल एंडेड मैग्नेट्स, ये सब हम बना लेते हैं और हम अपनी प्रयोगशालाओं में या पढ़ाई लिखाई में या कहीं जरूरत है तो वहां इस्तेमाल इसका करते रहते हैं। अगला देखते हैं कि देखिए इनकी बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट्स क्या है, चुंबक की या मैग्नेट की बेसिक प्रॉपर्टीज क्या है। तो पहली बेसिक प्रॉपर्टी होती है अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। ये सारा प्रेजेंटेशन आपको मिल जाएगा तो आप पढ़ाई भी आसानी से इसकी कर पाएंगे। अब यहां पर देखिए, तो अगर आप इसके आजू बाजू आयरन का बुरादा, आयरन फाइलिंग्स बोलते हैं, फिलिंग्स बोल लीजिए, आयरन का बुरादा, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं आयरन के, बहुत छोटे। आप डस्ट में भी कभी ले जाएंगे चुंबक को तो देखिए छोटे छोटे बुरादे टाइप चिपक जाएंगे। जैसे लकड़ी का बुरादा होता है वैसे ही आयरन का भी बुरादा होता है। तो वो सारे देखिए इसे अट्रैक्ट कर लेता है और खासकर अपने एंड पर नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर ज्यादा इकट्ठा कर लेता है, ज्यादा चिपका लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है। इसकी भी चर्चा करेंगे। तो ये अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी हो गई। डायरेक्टिव प्रॉपर्टी, जैसे मैंने बोला कि अगर इसको फ्रीली सस्पेंड कर दे, जो मूवमेंट कर सके, तो ये कहां जाके किस डायरेक्शन में रुकेगा? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुकेगा। कहीं भी छोड़ देंगे नॉर्थ साउथ में रुकेगा। ये चुंबक का या मैग्नेट का एक डायरेक्टिव प्रॉपर्टी का गुण होता है और पहचान है चुंबक की। ये कंपास ड्रिल भी आपने देखी होगी, उसी डायरेक्शन में रुकती है।
पोल्स लाइक पोल्स रिपल करते हैं और अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट करते हैं। जैसा इसमें दिखाया भी गया कि अगर नॉर्थ नॉर्थ रहा तो आपस में इनके रिपल्शन होगा, या साउथ साउथ रहा तो रिपल्शन होगा। ये आप जानते हैं ये कौन सी बड़ी बात है। और अगर अपोजिट पोल है नॉर्थ साउथ तो आपस में इनका अट्रैक्शन हो जाएगा। ये ऐसी कोई खास बात नहीं जो आप जानते ना, और 10th में ये सब पढ़ चुके हैं। तो यही चीज यहां दिखाने के लिए एक्सपेरिमेंट है कि नॉर्थ पोल साथ में ला रहे हैं तो भाग रहा है, और यहां पे नॉर्थ के सामने साउथ ला रहे हैं तो अट्रैक्शन हो रहा है। तो लाइक पोल्स रिपल ईच अदर एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये क्या है, मैग्नेट्स की प्रॉपर्टीज हैं। मैग्नेटिक पोल्स एंड ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। जो मैग्नेटिक पोल्स होते हैं वो हमेशा मतलब पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे यहां पे दिखाया भी गया है, अगर मैं बात करूं एक चुंबक ले लीजिए आप, बार मैग्नेट नॉर्थ और साउथ है, इसे काट दीजिए बीच से, तो ऐसा नहीं होगा कि ये नॉर्थ अलग हो जाए और साउथ अलग हो जाए, ये नहीं होगा। जब आप काटेंगे ना तो इससे क्या होगा, ये छोटा जो बन रहा है पार्ट, इसमें भी नॉर्थ साउथ डेवलप हो जाएगा और इस वाले पार्ट में भी साउथ नॉर्थ या ऐसे डेवलप हो जाएगा। हमेशा जो मैग्नेट होता है वो बाइपोलर या डाइपोल होता है, नॉर्थ साउथ दोनों पोल मिलते हैं। अभी तक ऐसा मैग्नेट या ऐसी थ्योरी नहीं बनी है जहां पर हम इंडिपेंडेंट नॉर्थ या साउथ को पकड़ पाए या सोचें उस बारे में। जबकि जो चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव चार्ज अकेला एग्जिस्टेंस में है और निगेटिव चार्ज अकेला एग्जिस्टेंस में है, उसमें दोनों डाइपोल भी बना सकते हैं, अलग अलग भी रह सकते हैं। इसमें अलग अलग नहीं रह सकते, पेयर में ही होना होगा। तो जो पोल्स हैं वो हमेशा बाइपोलर, डाइपोल या पेयर में उपलब्ध होते हैं। ठीक, एक कदम और आगे चलते हैं हम लोग। अब मैग्नेटिक इंडक्शन देखिए, मैग्नेटिक इंडक्शन क्या है। ए मैग्नेट इंड्यूसेस मैग्नेटिज्म इन ए मैग्नेटिक सब्सटेंस नियर इट, दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक इंडक्शन। मतलब अगर एक चुंबक आप ऐसे लेके खड़े हुए हैं और यहां पर एक आयरन का टुकड़ा है सपोज करिए, तो ये मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। इसकी वजह से इसके अंदर कुछ मैग्नेटिज्म पैदा हो सकता है। अब किस डायरेक्शन वगैरह में पैदा होगा ये पैरा डाई फेरो की बात करेंगे, लेकिन इसकी वजह से इसमें मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी कुछ पैदा हो जाएगी। इसी को बोलते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन। इसका मैग्नेटिक फील्ड इसको भी कुछ प्रॉपर्टी पैदा कर दे रहा है मैग्नेट की। दिस इज नोन एज ए मैग्नेटिक इंडक्शन। और एक कदम बढ़ाते हैं बेटा। अब देखिए कुछ बातें और हैं। सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस कनेक्टेड विथ मैग्नेटिज्म। क्या क्या इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। मैग्नेटिक फील्ड, अब ये वो स्पेस में मैग्नेट के अराउंड वो फील्ड है जहां तक मैग्नेट का प्रभाव पता किया जा सकता है या महसूस किया जाता है। अब थ्योरी की बात करेंगे तो मैग्नेट अगर रखेंगे तो इनफाइनाइट तक फील्ड चली जाती है उसकी और घूम के फिर लौटेंगी साउथ में। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की जब बात की जाती है तो मैग्नेटिक फील्ड का मतलब वही है कि वो स्पेस में वो एरिया, स्पेस में वो जगह, स्पेस जो मैग्नेट के अराउंड जहां तक इसका फील्ड महसूस किया जा सकता है। महसूस कैसे करेंगे, आप कोई मैग्नेट रखेंगे या वो अट्रैक्ट हो या रिपेल हो, बहुत छोटा मैग्नेट, तो समझ जाएंगे यहां मैग्नेटिक फील्ड है। और जहां पर इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा होगा आप समझ जाएंगे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ए मैग्नेटिक फील्ड इन ए रीजन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म, जब उसका मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन सभी पॉइंट पर एक जैसा हो, एंड डायरेक्शन एट ऑल पॉइंट्स ऑफ दैट रीजन। तो ये जैसे कि यहां पर आपको महसूस है कि डॉट लगाते हैं तो इसका मतलब रहता है कि प्लेन के नॉर्मली आउटवर्ड डायरेक्शन में है, और क्रॉस लगा देते हैं तो इसका मतलब होता है प्लेन के इन नॉर्मली इनवर्ड डायरेक्शन में। ये आपको पता ही है, ये शो करने का सिंबॉलिक तरीका है। अगली मैग्नेटिक पोल्स की हम लोग बात करते हैं तो मैग्नेटिक पोल्स में दीज आर द रीजन्स ऑफ अपरेंटली कंसंट्रेटेड मैग्नेटिक स्ट्रेंथ और इन ए मैग्नेट वेयर द मैग्नेटिक अट्रैक्शन इज मैक्सिमम। जैसे कि हम एक मैग्नेट लेते हैं तो ये नॉर्थ पोल हो गया और ये साउथ पोल हो गया। यहां पर इसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है या मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है वो सबसे ज्यादा ताकतवर होती है, इसीलिए इनको बोलते हैं मैग्नेटिक पोल्स। चलिए एक कदम और आगे चलते हैं और कुछ बातें इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस में, जैसे
मैग्नेटिक एक्सेस क्या होती है? वो लाइन जो पोल से पास करती है दोनों, ये है मैग्नेटिक एक्सेस। नॉर्थ से साउथ से मिलाने वाली ये लाइन, इसी को कह रहे हैं मैग्नेटिक एक्सेस। मैग्नेटिक इक्वेटर क्या होती है? मैग्नेटिक इक्वेटर होती है कि मैग्नेट के सेंटर पॉइंट से जावे और मैग्नेटिक एक्सेस से परपेंडिकुलर रहे, यानी ये लाइन इसके सेंटर से जा रही है और मैग्नेटिक एक्सेस के परपेंडिकुलर है, तो दिस इज नोन एज ए मैग्नेटिक इक्वेटर। अगली बात, मैग्नेटिक लेंथ। अब मैग्नेटिक लेंथ में क्या होता है? अगर हम चुंबक को लेते हैं तो मैग्नेटिक लेंथ समझ लेते हैं। जो मैग्नेटिक लेंथ होती है वो नॉर्थ और साउथ पोल के बीच का डिस्टेंस होती है। ये देखिए, यहां से लेकर यहां तक ये डिस्टेंस, मतलब यहां तक मैं पोल टू पोल। और जो ज्योमेट्रिकल लेंथ होती है वो पूरे चुंबक की लेंथ होती है। क्योंकि क्या होता है कि जब कोई मैग्नेट आप लेते हो ना, तो उसका जो पोल है वो थोड़ा इनसाइड होता है मैग्नेट से। अगर यहां तक चुंबक है तो सपोज करिए नॉर्थ पोल यहां होगा और साउथ पोल यहां होगा, थोड़ा अंदर। अगर रेशियो की बात करें कि मैग्नेटिक लेंथ अपॉन ज्योमेट्रिकल लेंथ, तो वो करीबन 0.84 के आसपास आती है। ठीक, तो ये आप ध्यान रखिएगा कि जो पोल्स होते हैं वो मैग्नेट के एंड पॉइंट से थोड़ा अंदर होते हैं। तो मैग्नेटिक लेंथ हमेशा छोटी होती है ज्योमेट्रिकल लेंथ से। ये बात आपको पता चल गई, या आप जानते होंगे, तो रिवाइज हो गया। अब जैसे अब ये क्या है? कूलॉम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। जैसा कूलॉम्स लॉ हम लोगों ने चैप्टर 1 में पढ़ा था चार्जेस के लिए, सिमिलर उसी तर्ज पे ये लगा देते हैं। इसको स्टडी को सरल करने के लिए इस तरह का प्रारूप लिया जाता है। क्या, क्यों ऐसा कह रहा हूं मैं? इसलिए कि आपने जैसे चार्जेस को Q1 Q2 पढ़ा था ना, कूलॉम्स लॉ की बात कर रहा हूं, तो वहां पर लगा देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये आपको मालूम है, कूलॉम्स लॉ की बात कर रहा हूं। अब जब हम मैग्नेटिक पोल्स की बात करते हैं और इसको इस फॉर्मूले के तहत लिखते हैं, μ0/4 पाई, ये पोल स्ट्रेंथ है QM1, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ QM2 अपॉन R स्क्वायर। तो यहां पर ये पोल स्ट्रेंथ का जिक्र किया जा रहा है। अब देखिए, इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या होती है कि अलग इंडिपेंडेंट पोल तो होते ही नहीं मैग्नेट में। तो मैग्नेट में QM1 और QM2 अलग अलग कैसे मान सकते हो? इट इज नॉट पॉसिबल। लेकिन स्टडीज को सरल करने के लिए, चीजों को आसान बनाए रखने के लिए ऐसा मान के ये लॉ बनाया गया है और इससे रिजल्ट सेम आ जाते हैं। बात पकड़ में आ रहे हैं ना भाई? चार्जेस तो अलग अलग रह सकते थे, Q1 अलग Q2 अलग, लेकिन यहां ये जो मैग्नेटिक पोल हैं वो अलग अलग थोड़े रह सकते हैं। किसी का नॉर्थ है तो साउथ तो होगा ही उसके साथ। ऐसा नहीं कि इसको नॉर्थ बोलेंगे कोई दूसरे का नॉर्थ। बात समझ में आ गई होगी, खैर अंडरस्टैंडिंग हो गई आपको। ये होता है कूलॉम्स लॉ फॉर मैग्नेटिज्म। तो F = μ0/4 पाई QM1 इंटू QM2। QM1 क्या है? पोल स्ट्रेंथ, एक पोल की वो दूसरे पोल की पोल स्ट्रेंथ। क्या होता है पोल स्ट्रेंथ वो भी देख लेंगे, ये लिखा भी है पोल स्ट्रेंथ, बड़ी अच्छी बात है। अब इसी बात को ना कि यूनिट पोल अगर डिसाइड करना हो तो यहां पर R की वैल्यू 1 कर दें और फोर्स हो जाए 10⁻⁷ न्यूटन, तो हम बोलेंगे उसकी पोल स्ट्रेंथ 1 है। हमने 2 इक्वल पोल्स लिए सपोज करिए, और इनके बीच का डिस्टेंस R = 1 मीटर ले लो। अब अगर ये जो पोल हैं वो आपस में फोर्स लगा रहे हैं 10⁻⁷ न्यूटन, तो हम कह देंगे इन दोनों की पोल स्ट्रेंथ कितनी है? 1 यूनिट। ये है पोल स्ट्रेंथ की कहानी। खैर आपको अंदाजा लगा होगा। एक कदम और आगे बढ़ते हैं जिससे चीजें तेजी से समझ में आती रहें। अब दूसरी बात, डायपोल मोमेंट की बात, मैग्नेटिक डायपोल एंड मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। तो यहां पर मैग्नेटिक डायपोल क्या है? एन अरेंजमेंट ऑफ 2 equal and opposite magnetic poles separated by a small distance is called a magnetic dipole। सेम वैसे ही है जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल था, इसलिए आसान हो जाता है ये, इसीलिए बनाया गया है। आपने इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ा था तो याद होगा, एक +Q लेते थे, एक -Q, और बीच का सेपरेशन 2L या 2A जो छोटा होता था, ये था इलेक्ट्रिक डायपोल। और मैग्नेटिक डायपोल की बात करोगे तो
ये मैग्नेटिक डायपोल हो गया, इक्वल एंड अपोजिट क्यू एम ले रहे हैं, मान लीजिए नॉर्थ पोल, तो ये हो जाएगा क्यू एम साउथ पोल, और बीच का डिस्टेंस 2l इसका भी ले लो, तो दिस इज ए मैग्नेटिक डायपोल। सेम वही फॉर्मेट है, इसीलिए आसानी होती है। अब मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की बात करें, जैसे यहां इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता था वैसे यहां पे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट मैग्नीट्यूड की बात करें तो क्या हो जाएगा, क्यू एम इंटू 2l, ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया। जैसे इसमें होता था, आपको याद होगा, P लिखा करते थे और Q इंटू 2l लिखते थे, उम्मीद है याद है। तो ये हो गया क्या, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। और क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो वेक्टर क्वांटिटी, तो इसका डायरेक्शन किधर है, तो इसका डायरेक्शन होता है साउथ से नॉर्थ की तरफ, डायरेक्शन। तो डायरेक्शन साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ मैग्नेटिक डायपोल का मोमेंट का डायरेक्शन होगा, ये ध्यान रखिएगा। वहां होता था निगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, और यहां पर क्या हो गया, साउथ से नॉर्थ पोल। तो साउथ से नॉर्थ पोल इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। चलिए बढ़िया, आगे देखते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन आ जाता है, इसको फटाफट कर लेते हैं। छोटे मोटे क्वेश्चंस आते हैं, बिल्कुल घबराहट की बात नहीं है, वरना इस चैप्टर में छोटे मोटे न्यूमेरिकल के अलावा पूरी थ्योरी है, थ्योरेटिकल चैप्टर है। अच्छी से अंडरस्टैंडिंग कर लीजिए, पूरा काम बनता है। टू मैग्नेटिक पोल्स, वन ऑफ विच इज 4 टाइम्स, एक है 4 गुना स्ट्रॉन्गर देन दी अदर, ठीक है भाई। एक्सर्ट ए फोर्स ऑफ 5 GF ऑन ईच अदर व्हेन प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ ईच पोल। अभी निकाल देते हैं। हमें कूलॉम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म से पता है, F इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई QM1 इंटू QM2 अपॉन R स्क्वायर। इसी में वैल्यू रख देते हैं। F दे रखा है इन्होंने 5 GF, तो 5 GF का मतलब हो गया 5 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 9.8। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू होती है 10 की पावर -7। एक को ले लेते हैं QM, और दूसरा 4 गुना ज्यादा है उससे, तो 4 QM अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4 टाइम्स द स्ट्रॉन्गर, अपॉन बीच का डिस्टेंस सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, तो 0.1 का स्क्वायर। ये वैल्यू हमने यहां पे रख दी। अब इसको सॉल्व करने की तरफ जाते हैं, तो ये वैल्यू क्या हमारी आ जाएगी, यहां QM स्क्वायर इज इक्वल टू 25 इंटू 49। ये काटने कूटने के बाद ये वैल्यू मिलेगी। अब ये 5 ये 7, तो QM कितना हो गया, 5 इंटू 7 यानी 35 एम्पियर मीटर, और दूसरा 4 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्गर था, तो 4 QM, इसको Q1 कह दो, ये Q2 हो गया। तो ये वैल्यू हो जाएगी 35, 4 इंटू 35, तो 140 एम्पियर मीटर। तो ये आपका आंसर हो गया। तो इसको मैं हट जाता हूं, इसको नोट कर लीजिए, फिर एक कदम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के ऊपर चलेंगे। तो ये हट जाता हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ऐसे ही न्यूमेरिकल छोटे छोटे आएंगे, बिल्कुल लोड लेने की जरूरत नहीं है। चलिए एक कदम और आगे चलते हैं, ये नोट कर लिया होगा आपने। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बिल्कुल उसी तर्ज पर है जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, इट मे ऑल्सो बी डिफाइंड एज ए पाथ along which a unit north pole tends to move if free to do so। यानी अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में आप नॉर्थ पोल को रख दें, नॉर्थ पोल तो रख नहीं पाएंगे, मान लीजिए निडल रखा, यहां पे नॉर्थ है, ऐसे लाल रंग का निशान लगा रहता है उसमें, तो ये नॉर्थ पोल जिस डायरेक्शन में मूव करना चाहेगा वही मैग्नेटिक फील्ड लाइन की मैग्नेटिक फील्ड लाइन का पाथ हो जाएगा, या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो जाएंगी। कैसे बनाते हैं भी दिखा भी देंगे आपको। और किसी पॉइंट पर अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, मान लीजिए P पॉइंट पर, तो इस पे हम टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये सेम वैसे ही है जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड वाली बात, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ी थी। हाँ, कुछ फर्क आगे दिखेगा, वो बातचीत हम लोग करेंगे। अब इसकी प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन या लाइन ऑफ फोर्सेस। तो पहला क्या है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स आर क्लोज्ड कर्व्स। ये देखिए फर्क है। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं क्लोज्ड कर्व्स होती हैं,
मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से निकलती हैं, साउथ को जाती हैं, और मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ। कहने का मतलब क्या है, मैं यहां ही बनाता हूं, ये जैसे मैग्नेट लिया, ये नॉर्थ बनाया, ये साउथ बनाया, तो नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, साउथ को जाएंगी और रुकेंगी नहीं यहां, इसके बाद अंदर ऐसे जाएंगी साउथ से नॉर्थ। तो दिस इज ए क्लोज्ड कर्व। जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती थी वो प्लस चार्ज से माइनस चार्ज तक जाके खत्म हो जाती थी, क्लोज्ड लूप फॉर्मेशन नहीं करती थी, ओरिजिनेट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड terminates at negative charge. But here what is happening here कि नॉर्थ पोल से चालू हुई है, साउथ तक गई और चुंबक के अंदर मैग्नेट के साउथ से नॉर्थ गई। दिस इज ए क्लोज्ड कर्व। तो ये बात ध्यान रखिएगा, दोनों में फर्क हो जाता है, मैंने दोनों का फर्क बता भी दिया आपको, ठीक है। द लाइन ऑफ फोर्स नेवर क्रॉस ईच अदर, ये तो आप जमाने से जानते ही हैं कि अगर लाइन ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट कर गई, मान लीजिए लाइन 1 है, ये लाइन 2 है, तो इस पॉइंट पर लाइन 1 के अकॉर्डिंग इधर डायरेक्शन और लाइन 2 के अकॉर्डिंग इधर डायरेक्शन, तो मैग्नेटिक फील्ड का जो कि आप बी से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे ऐसे दो डायरेक्शन कैसे हो जाएंगे एक पॉइंट पी पर, पी पॉइंट अगर कह दें तो एक पॉइंट पर पी पर या कहीं पॉइंट पर दो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के, दिस इज असंभव, नॉट पॉसिबल। तो ये नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ये आप 10th से इसका आंसर लिखते चले आ रहे हैं समझदारी का प्रयोग करते हुए। दे स्टार्ट फ्रॉम एंड एंड ऑन द सरफेस ऑफ द मैग्नेटिक नॉर्मली, मैग्नेट के सरफेस से नॉर्मल ये निकलती हैं और जब घुसती हैं तो भी नॉर्मली घुसती हैं, सेम जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस करती हैं। जो ये निकला है तो यहां पर जब ये निकलेंगी तो ये 90 डिग्री बनाई है, जब घुसेंगी तो भी 90 बनाई है, जो भी निकल रही हैं। तो जो भी इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से निकलेंगी सरफेस से, तो 90 डिग्री का एंगल सरफेस से बनाती हुई निकलेंगी और वापस 90 डिग्री बनाते हुए अंदर जाएंगी। देयर रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ द फील्ड लाइंस गिव्स ए मेजर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड विच इज मैक्सिमम एट पोल्स। अब इसमें कह रहा है कि जितनी ज्यादा डेंसर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी उतनी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। तो वो हम जानते ही हैं, अगर थोड़ा हम समझने की कोशिश करें तो ये देखिए पोल हम बनाते हैं ना, थोड़ा नीचे बना लेते हैं, नॉर्थ बनाया बेटा, साउथ बनाया। अब यहां से आप ऐसे निकाल, ये लाइन निकाल रहे हो अंदर वाली, चलो बना दो, ऐसे निकाल रहे हो, तो ऐसे बहुत सारी लाइन जब निकालोगे आप, डायग्राम बहुत सुंदर नहीं बन पाएगा। ये देखिए, तो ये यहां डेंसिटी ज्यादा है ना, छोटी सी जगह में ज्यादा 4-4 लाइन बना दी, और यहां छोटी सी जगह में तो एक ही, यहां पे एक ही गई, ऐसे कर दो एक गई। तो जहां पर डेंसिटी ज्यादा है वहां पे स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, तो पोल पर सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ हमको मिलती है, नॉर्थ पोल साउथ पोल दोनों पर। ये भी बात आप समझ गए होंगे। एक कदम और आगे लेके चलते हैं। ये देखिए, ये डिमार्केशन है, डिपिक्टेशन है, प्रेजेंटेशन है इस बात का कि कैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आप बना सकते हैं। ये देखिए एक मैग्नेट है, मैग्नेट के पास एक कंपास ले लिया, कंपास नीडल आपने देखी होगी उम्मीद करता हूं, मेरे पास भी अच्छी सी थी, अभी सामने नहीं है वरना मैं दिखाता, कर दिखाने में मुश्किल भी आती। तो उसको आप यहां लगाते चले जाइए। देखिए ये यहां पर नॉर्थ पोजीशन, नॉर्थ से नॉर्थ ऐसे बना, यहां डॉट लगा लीजिए, फिर यहां पे कंपास नीडल रखिए, टेल इधर, फिर ये आ गया पॉइंट, फिर आ गया, ऐसे 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 पॉइंट बनाकर इसको ऐसे जोड़ दीजिए आप, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन बन गई। इस तरीके से प्यार से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बना ली जाती है। ध्यान रखिएगा, माइकल फैराडे ने कॉन्सेप्ट दिया था, ये एक वर्चुअल कॉन्सेप्ट है, असल में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती नहीं है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के कॉन्सेप्ट से हमको चीजें रिप्रेजेंट करने में, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में, जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन में हमको बहुत सहूलियत होती है और आसानी से समझना समझाना, कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करना आसान हो जाता है। इसलिए ये कॉन्सेप्ट काफी पावरफुल माना गया है ना। बनाया तो इंसानों नहीं है ना, भगवान ने जो बनाया उसको तुम खोज रहे हैं, कैसे बना कैसे, वही तो है फिजिक्स के लॉज। खैर ये बात आप पकड़ पाए होंगे। एक कदम और आगे चलते हैं बेटा। अब देखिए, जैसे कि हम लोग एक्सियल पॉइंट और इक्वेटोरियल पॉइंट डायपोल का निकालते थे ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, पोटेंशियल कितना है, वैसे ही यहां पर हम लोग निकालने वाले हैं कि मैग्नेटिक फील्ड कितना है एक्सियल पॉइंट पर और इसके बाद इक्वेटोरियल पॉइंट पर। एक बार मैग्नेट ले लेते हैं जो कि आपको दिखाई पड़ रहा है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, इसकी लेंथ 2L है। कहां लिखा है, नहीं लिखा तो मैं लिख देता हूं।
इसकी लेंथ 12 ले ली, इसके सेंटर से r डिस्टेंस दूर कोई पॉइंट P है। अब ये एक्सेस पर है, देखिए तो एक्सेस पर है तो इसका मतलब क्या है, ये एक्सियल पॉइंट है। एक्सेस पे इधर हो जाए चाहे इधर हो जाए, बना नहीं रहा, उसके ऊपर चला जाएगा। तो एक्सेस पे कोई पॉइंट होगा तो उसे बोलेंगे एक्सियल पॉइंट। डिस्टेंस यहां से हो गई r डिस्टेंस दूर इसके सेंटर से, और इसका पूरा लेंथ मैग्नेट का 2l है, तो आधा लेंथ l हो गया, इसका आधा लेंथ l हो गया, इसीलिए 2l लेते हैं कि ll करना आसान हो जाए। केवल l लेते तो l/2 लेते, उसमें तकलीफ होती थोड़ी, तो जहां भी तकलीफ को अवॉइड किया जा सके करिए। अब इसका जो फॉर्मूला बनता है, देखिए यहां पर इस चुंबक की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड है वो आपके सामने इधर मेंशन है। बी एक्सियल की वैल्यू है μ0/4π 2mr अपॉन r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का स्क्वायर। एम क्या है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड विथ डायरेक्शन नीचे वाले फॉर्मूले में रखा है, तो इसको याद करिएगा। अब इस केस में क्या है कि अगर हमारी r की वैल्यू l से ज्यादा है काफी, मतलब ये छोटा सा डायपोल है पिद्दिकड़ी, और जहां हम निकाल रहे हैं वो थोड़ा डिस्टेंस ज्यादा है, तो हम इग्नोर कर सकते हैं यहां पर l को इग्नोर करने पे ये रिजल्ट मिलता है। इफ द डायपोल मैग्नेटिक डायपोल इज स्मॉल देन यू हैव टू टेक अप दिस फॉर्मूला। तो बी एक्सियल इज इक्वल टू μ0/4π, और ये वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, तो 2m के ऊपर देखिए एरो दिख रहा होगा अपॉन r³। इससे इसका डायरेक्शन यानी मैग्नेटिक फील्ड का और मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन सेम हो जाता है। डायरेक्शन सेम होने का मतलब है मैग्नेटिक मोमेंट किधर है, साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ। तो साउथ से नॉर्थ का डायरेक्शन जो है, यहीं पर भी जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा उसका डायरेक्शन भी इसी डायरेक्शन में होगा। ये चीज कह रही है वेक्टर फॉर्म में, डायरेक्शन भी होता है ना वेक्टर में। तो डायरेक्शन क्या हुआ, मैग्नेटिक मोमेंट के ही डायरेक्शन में, साउथ से नॉर्थ। तो इसको आप पकड़ के रखिएगा, और फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है। एक्सियल पॉइंट पर मैग्नेटिक डायपोल से कितना मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। अब इसके बाद इक्वेटोरियल वाली बात आ जाती है। इक्वेटोरियल पॉइंट किधर होता है आपको पता ही है, पहले चैप्टर दूसरे चैप्टर को पढ़ चुके हैं। तो ये मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ है, इसके सेंटर से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच दीजिए। ये पॉइंट इधर भी हो सकता है, नीचे भी, कहीं भी। मान लीजिए P पॉइंट पर है, जो कि यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस r दूर है, ये डिस्टेंस r है, बाकी l जानते ही, 2l बाकी बचा हुआ है। अब यहां पर जो वैल्यू आएगी मैग्नीट्यूड में, वो वैल्यू आती है बी इक्वेटोरियल, दिस वन। बी इक्वेटोरियल इज इक्वल टू μ0/4π, m है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, अपॉन r² प्लस l स्क्वायर का पावर 3/2। अब जब हमारा ये डायपोल छोटा होता है, इफ r इज मच ग्रेटर देन l, तो उस सिचुएशन में क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा, वेक्टर फॉर्मूला हो गया। बी एरो यानी वेक्टर इज इक्वल टू, देखिए माइनस साइन है, ये माइनस साइन क्या बता रहा है कि जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। कैसे पता चला, ये देखिए साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन है, साउथ से नॉर्थ, ये डायरेक्शन किसका है, ये मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन है। और यहां मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इधर है, इसका डायरेक्शन अपोजिट है। देखिए यही चीज इस माइनस साइन से पता चल रही है। मैं इसलिए बता रहा हूं कि पूरी बात आप पकड़ पाए। फॉर्मूला तो याद कर ही लीजिएगा, बी इक्वेटोरियल इज इक्वल टू μ0/4π m/r³। इसमें भी देखिए तो ये जो फॉर्मूला है पीछे वाले का आधा है एक्सियल का, या बी एक्सियल इज 2 टाइम्स मैग्नीट्यूड वाइज, 2 टाइम्स मोर देन 2 टाइम्स देन बी इक्वेटोरियल। जैसे कि इलेक्ट्रिक डायपोल में घटना घटती थी, बात पकड़ में आई होगी आपके। एक कदम और आगे चलते हैं, ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। इसके बाद एक न्यूमेरिकल है, इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। इसमें न्यूमेरिकल कोई तगड़े नहीं आएंगे, बड़ी बेसिक्स न्यूमेरिकल आते हैं। अकॉर्डिंग टू सिलेबस पूरे नंबर मिल जाएंगे इसमें आपको, बस थोड़ा सा सचेत रहने की आवश्यकता है। आइए इसको देखते हैं। ए बार मैग्नेट ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर हैज ए पोल स्ट्रेंथ ऑफ 10 एम्पियर मीटर। पोल स्ट्रेंथ भी दी है और मैग्नेट की लेंथ भी दी है।
कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 0.2 मीटर फ्रॉम इट्स सेंटर। यहां पर हमें लगता है मीटर लिखना टाइप करना रह गया, इसको मीटर समझ लीजिएगा। फ्रॉम इट्स सेंटर एट ए पॉइंट ऑन एक्सियल पे भी इक्वेटोरियल पे भी है। तो पहला बात करते हैं एक्सियल वाला। एक्सियल वाले के लिए हमारा फॉर्मूला क्या है? बी एक्सियल इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2mr अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर। ये बी एक्सियल का फॉर्मूला होता है। यहां पर वैल्यू पुट करेंगे हम लोग, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 10 की पावर -7 इंटू 2, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट थी 10 AM। ये भी हमारे ख्याल से लगता है 10 AM, तो ठीक है। तो वैल्यू इसकी डाल देते m की 10 और 0.2 इज द डिस्टेंस अपॉन, आगे बात करें तो ये जो 10 एम्पियर मीटर लिखा है बेटा, इसको काट के तुम 1 कर लो वरना आंसर ना मिलेगा। तो इसको मैं 1 कर देता हूं और नीचे वैल्यू आ गई कितनी? आर स्क्वायर 0.2 का स्क्वायर और एल कितना था? 0.05 का स्क्वायर का होल स्क्वायर। 10 सेंटीमीटर का आधा 5 सेंटीमीटर हो गया, वो वैल्यू रख दी। अब इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 2.84 इंटू 10 की पावर -5 टेस्ला। तो ये रहा आपका बी एक्सियल वाला आंसर। इसी तरीके से बी इक्वेटोरियल लगा दीजिए, सेम फॉर्मूले को बदलते हुए काम कंप्लीट कर सकते हैं। यानी नंबर 2 मैं यहां अगर लिख दूं बी इक्वेटोरियल, और उसकी वैल्यू क्या होती है फॉर्मूले के अनुसार? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2, 10 की पावर -7, m की वैल्यू हमने 1 कर दी है, और आर स्क्वायर का मतलब है 0.2 का होल स्क्वायर, और l था 0.05 पावर 3/2। अब इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 1.14 इंटू 10 की पावर -5 टेस्ला। ये आंसर आ गया। तो ये कुछ नहीं, फॉर्मूला बेस्ड ही सवाल आएंगे। अगर चीजें समझी हुई हैं, कुछ गड़बड़ नहीं होना। हट जाता हूं, स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें, जैसा भी आपको ठीक लगता है। उम्मीद है इतना कर लिया होगा आपने। एक कदम और आगे चलते हैं। अब देखिए टॉर्क, ये भी आपके कोर्स में है, इंपॉर्टेंट है। टॉर्क ऑन ए मैग्नेटिक डायपोल इन ए मैग्नेटिक फील्ड। एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रखा हुआ है, ये दिख रहा है आपको बी, ये एरो बने हुए हैं, उसमें एक डायपोल आपने मैग्नेटिक डायपोल डाल रखा है। तो बार मैग्नेटिक समझ लीजिए, साउथ इधर है, नॉर्थ इधर, दिखाई पड़ रहा होगा अच्छे से। इसका लेंथ है 12 और ये एंगल बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड से थीटा, दिस इज थीटा। तो इस पे कितना टॉर्क लगेगा? आप जानते हैं कि नॉर्थ पोल पर मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में फोर्स लगा और उतना ही फोर्स इस दिशा में, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड सेम है और दोनों का पोल स्ट्रेंथ भी सेम है, बस नॉर्थ और साउथ ही अलग अलग है। तो यहां पे फोर्स लगा QMB और यहां पे भी लगा QMB, बस दोनों का डायरेक्शन अलग है। जैसा आप जानते आए हैं, दोनों पैरेलल फोर्सेस हैं और लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है। अगर दोनों इक्वल फोर्स एक ही जगह लगते F और F, तो ये कैंसिल हो जाते। लेकिन एक F लग रहा है इधर और दूसरा F लग रहा है इधर, इसके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो दे विल फॉर्म ए टॉर्क, जो आपने पढ़ा है, समझा है। तो टॉर्क क्या करता है? अपनी जगह घुमाने का प्रयास करता है। तो इसके ऊपर टॉर्क लग जाएगा और इसको घुमाने का प्रयास करेगा, ऐसे करने का करेगा। तो टाउ की वैल्यू कितनी होगी टॉर्क की? mb sin थीटा, m वही मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, और b मैग्नेटिक फील्ड साइन थीटा आप जान ही रहे हैं। इसको हम लिख देते हैं वेक्टर में टाउ इज इक्वल टू m क्रॉस b। तो ये है टॉर्क जो मैग्नेटिक डायपोल पे लगेगा जब वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है। एक कदम और आगे बढ़ाते हैं, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम कंडीशन देख लेते हैं। अगर आप थीटा की वैल्यू 0 कर दें 0 डिग्री, तो साइन थीटा 0 हो जाएगा
और टॉर्क वैल्यू 0 हो जाएगी। दस द टॉर्क इज मिनिमम, टॉर्क यहां पर शून्य हो जाएगा। तो थीटा इज इक्वल टू 0 पर या 180 भी डाल देंगे तब भी साइन थीटा शून्य आना है। दोनों ही कंडीशन में क्या होगा, टॉर्क इज मिनिमम मैग्नीट्यूड। और थीटा की वैल्यू 90 डिग्री अगर ले लेंगे तो मैक्सिमम टॉर्क मिलेगा, क्योंकि साइन थीटा 1 होता है। तो टाउ इज इक्वल टू एम बी हो जाएगा, विच इज 1। टाउ मैक्सिमम इज एम बी, तो ये मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। तो मिनिमम ऊपर थी, टाउ मिनिमम इज 0 एंड टाउ मैक्सिमम इज एम बी। इस तरह से टॉर्क का मिनिमम मैक्सिमम भी निकाल लेते हैं। अब चलते हैं एक कदम और आगे बढ़ाते हैं। अब यहां पर देखिए, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए मैग्नेटिक डायपोल इन ए मैग्नेटिक फील्ड, ये फॉर्मूला भी ध्यान कर लेते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक, बिल्कुल देखिए वही कहानी चल रही है। जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल में बातचीत थी वैसे ही मैग्नेटिक डायपोल में बातचीत है, तो कोई परेशानी आपको नहीं होगी। अब अगर किसी भी डायपोल को हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में θ1 से θ2 एंगल घुमा दें, एक डायपोल रखा है, नॉर्थ साउथ मैग्नेटिक फील्ड इधर ले लो, इससे θ1 एंगल पर है, उसको घुमा के हमने θ2 एंगल कर दिया, समझ गए होंगे। तो कितना पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर आ गया है, कितना एनर्जी हमको चाहिए घुमाने में, ये समझ लीजिए। तो वो रहा u इज इक्वल टू माइनस एम बी ब्रैकेट में cos θ2 माइनस cos θ1। एकदम वही रूप है इसका जैसे हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में था, ठीक है। अब अगर हम लोग θ1 को यहां पर, θ1 को देखिए, थीटा की वैल्यू लेके चलें तो माइनस एम बी कॉस थीटा आ जाता है। अगर हम ये मान लें कि मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलरली थीटा बराबर 90 डिग्री पर हमारा क्या हो जाएगा, u इज इक्वल टू 0। कन्वेंशन मानते हैं हम लोग कि मैग्नेटिक फील्ड से अगर ये डायपोल 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, उस समय पोटेंशियल एनर्जी शून्य है, और उसके बाद ये फॉर्मूला निकल जाता है जैसे वहां निकलता था। तो u इज इक्वल टू माइनस एम बी कॉस थीटा, यानी माइनस एम डॉट बी, दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं। तो कोई भी डायपोल अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, मैग्नेटिक डायपोल, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ये है माइनस एम डॉट बी, ठीक। अब मैक्सिमम और मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कहां होती है वो समझ लेते हैं। तो देखिए, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा 0 का मतलब क्या है, यहां पे बना लेते हैं। देखिए बी है यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इधर, और साउथ से नॉर्थ इस डायरेक्शन में इसका एम हो गया। दोनों का इस तरीके से पैरेलल है दोनों, थीटा शून्य हो जाएगा, और थीटा शून्य होने पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी। एम इज पैरेलल टू बी, यहां पे दिख रहा है एम इज पैरेलल टू बी। बात समझ में आई। तो ये हमारी कौन सी है, दिस इज द मिनिमम एनर्जी। और इसी जगह हमारा थीटा अगर 90 डिग्री है तो हमने बताया था कि u हो जाता है शून्य, तो u हो जाएगा शून्य, यहां पर दिख रहा है हमको। और अगर ये एंटी पैरेलल हो जाए, यानी b अगर इधर है और आप ऐसे बना देवें, साउथ इधर और नॉर्थ इधर, ये m देखिए इधर चला गया है, उम्मीद है दिख रहा होगा आपको। तो इस सिचुएशन में B और M आपस में एंटी पैरेलल हैं, तो 180 डिग्री एंगल बन गया। 180 बनने का मतलब क्या है, जब फॉर्मूले में 180 डिग्री डालेंगे तो माइनस एम बी 1 cos 180, ये प्लस एम बी आ जाएगा। और ये क्या होता है, ये हमारा मैक्सिमम होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डायपोल इज मैक्सिमम व्हेन M इज एंटी पैरेलल टू B। इस समय अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है और इस समय स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। और ये अनस्टेबल लिखा, तो ये भी कभी कभी सवालों में क्या करते हैं, एंगल नहीं देते हैं, आपसे कह देते हैं कि एक मैग्नेटिक डायपोल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है, तो आपको समझ लेना है कि थीटा 180 डिग्री है। यानी ये साउथ पोल नॉर्थ पोल ऐसे, जैसे ही इसको थोड़ा सा हिलाएंगे, नॉर्थ पे इधर फोर्स लगेगा, साउथ पे इधर, और घूम जाएगा। दिस इज नोन एज ए अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। कि अभी तो रुका है, इक्विलिब्रियम है, लेकिन जरा सा उसको अगर डिस्प्लेस करेंगे अपनी पोजीशन से, तो
वो घूम जाएगा। दिस इज अनस्टेबल। स्टेबल में जैसा आप जानते हैं कि अगर तो अपनी पोजीशन से थोड़ा भी डिस्प्लेस करेंगे तो वापस अपनी पोजीशन को एक्वायर कर लेगा। दिस इज नोन एज स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो बात ये इसको पकड़े रहिएगा। स्टेबल अनस्टेबल के लिए थीटा 180 डिग्री और स्टेबल के लिए थीटा 0। स्टेबल के लिए थीटा बराबर 0 डिग्री। बात पकड़ में आपको आई होगी। चलते हैं एक कदम आगे। अब देखिए यहां पर करंट लूप एज ए मैग्नेटिक डायपोल। जो करंट अगर कोई किसी भी लूप में करंट फ्लो, जैसे यहां बनी है करंट, अगर ये करंट फ्लो कर रही है ऐसे, आई करंट लूप है, या कोई चार्ज पॉजिटिव चार्ज ऐसे घूम रहा है तो भी इसी डायरेक्शन में करंट है। प्रोटॉन ले लीजिए ऐसे घूम रहा है, या इलेक्ट्रॉन इसकी विपरीत दिशा में घूम रहा है। समझ रहे हो ना, एक लूप है, आई बह रहा है, पॉजिटिव घुमा दो या निगेटिव इसके अपोजिट घुमा दो। इसका ये कैसा बिहेव करने लगता है, मैग्नेटिक डायपोल जैसा। आप जानते थे क्लॉक फेस रूल आपने पढ़ा था। अगर ऐसे कोई रखा है, ये इसको तो मैंने ऐसे बनाया हॉरिजॉन्टली, ये रखा है, तो इसमें करंट अगर ऐसे फ्लो कर रही है तो आप ये जानते थे ना कि ये नॉर्थ पोल है। अगर ये नॉर्थ पोल है तो उसके पीछे वाला साउथ पोल है, क्योंकि नॉर्थ पोल अकेला तो रहता नहीं। तो अगर करंट कैरिंग लूप है तो उसका एक छल्ला, एक रिंग, वो मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेव कर रहा है। ये दिमाग में रखिएगा, इसका अभी जरूरत पड़ेगा, सिलेबस में है और समझना जरूरी है। ठीक, तो यहां की बातचीत करें कि इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कितना, तो हम लोग का रूल क्या इसमें लिखा है, राइट हैंड थंब रूल, कि राइट हैंड लीजिए, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है उसी डायरेक्शन में अपनी उंगलियों को या पंजे को मोड़ दीजिए, ऐसे मोड़ा। अंगूठा जिस डायरेक्शन में एक्सटेंड हो रहा है वो डायरेक्शन हमारा मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन है। इस केस में मैग्नेटिक मोमेंट इधर है। अगर ये उल्टी फ्लो कर रही होती ऐसे, तो आप ऐसे फ्लो करते और मैग्नेटिक मोमेंट इसका नीचे चला आता। ठीक, और उसकी ये तो डायरेक्शन है। मैग्नीट्यूड कितना होता है, NIA, कहीं लिखा होगा। N होता है नंबर ऑफ टर्न्स, I है करंट इन द लूप, A है एरिया। एरिया वेक्टर की तरह डील किया जाता है, तो M इज इक्वल टू I इंटू A के ऊपर एरो यानी वेक्टर A यूज करते हैं, और फिर A मैग्नीट्यूड और नॉर्मल वेक्टर लगा दिया। तो ये मेरे ख्याल से पूरी बात आपने पकड़ ली होगी। इसका इस्तेमाल गाहे बिगाहे होता है, तो जानना जरूरी है। चलिए एक कदम और आगे चलते हैं। SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होती है एम्पियर मीटर स्क्वायर। बाकी ये बात लिखी है, कोई खास चीज नहीं, जो आप समझ सकते हैं बताई दी है कि M इज इक्वल टू NIA के बराबर होता है। और एक कदम बढ़ाते हैं आगे, एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, कर लेते हैं। बहुत ही आसान न्यूमेरिकल इसके अंदर आपको मिलेंगे। ए मैग्नेटाइज्ड नीडल ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट 4.8 इंटू 10⁻⁻² जूल पर टेस्ला is placed at 30 degree with the direction of uniform magnetic field of magnitude this one 3 into 10⁻⁻² Tesla. What is the torque acting on the needle? टाउ निकालना है, तो टाउ का फॉर्मूला हम जानते हैं mb sin थीटा। वैल्यू रख दे तो कोई बुराई नहीं है। तो m कितना रहा, 4.8 इंटू 10⁻⁻²। मैग्नेटिक फील्ड 3 इंटू 10⁻⁻², और साइन थीटा मतलब साइन 30 डिग्री। ये साइन 30, इसको साइन 30 की वैल्यू हाफ होती है, आपको पता होगा मुझसे अच्छा, और ये वैल्यू हो जाएगी 7.2 इंटू 10⁻⁻4 जूल। ये वैल्यू आपकी निकल आई। तो यहां पर टॉर्क एक्टिंग ऑन द नीडल, टॉर्क कितना एक्ट कर रहा है वो आपके सामने है। तो उम्मीद है ये बात आप पकड़ पाए होंगे। अगला सवाल हम लोग लेते हैं। ठीक, तो अगला के लिए ये सवाल आपके सामने आ गया और इसको आगे करते हैं बेटा। ए शॉर्ट बार मैग्नेट प्लेस्ड विथ इट्स एक्सिस एट 30 डिग्री टू ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.2 टेस्ला, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, एक्सपीरियंसेस ए टॉर्क ऑफ 0.06 नैनोमीटर। कितना टॉर्क एक्सपीरियंस कर रहा है, दिस वन। कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द मैग्नेट।
मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द मैग्नेट बहुत आसान से कैलकुलेट हो जाएगा। हम जानते हैं टाउ इज इक्वल टू होता है एम बी साइन थीटा। एम निकालना है तो हम लिख देंगे टाउ अपॉन एम बी साइन थीटा। टॉर्क यहां दिया था 0.06 न्यूटन मीटर और बी साइन थीटा, बी की वैल्यू थी 0.2 टेस्ला और साइन 30 डिग्री, साइन 30.5 या हाफ होता है। तो ये वैल्यू आप जब डाल के कैलकुलेट करेंगे तो 0.6 एम्पियर मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये आपका आ गया मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। अभी पार्ट नंबर 2 है, उसको भी देख लेते हैं। फाइंड आउट व्हाट ओरिएंटेशन ऑफ द मैग्नेट corresponds टू इट्स स्टेबल इक्विलिब्रियम इन द मैग्नेटिक फील्ड। हम ये जानते ही हैं कि स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात अभी की थी। हमेशा ये भी ध्यान रखिए कि स्टेबल इक्विलिब्रियम कहाँ मिलता है, जहां पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो, और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहाँ मिलेगा, जहां पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो। ये सिद्धांत है फिजिक्स का, ठीक। तो यहां पर अब मैंने समझाया भी था कि स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, थीटा विल बिकम 0 डिग्री। यानी जिस डायरेक्शन में बी है उसी डायरेक्शन में हमें एम चाहिए, मतलब साउथ से नॉर्थ ऐसे मैग्नेट प्लेस किया जाएगा जिससे आप इसको हिलाएं तो वापस वहीं आ जाए। तो समझ गए, यानी कि पैरेलल होंगे दोनों, मैग्नेट और मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल आप मैग्नेट को रख देंगे। पैरेलल रखने का मतलब है कि एम पैरेलल रहे, क्योंकि मैग्नेट की पहचान एम से ही हर जगह होती है। तो वो क्या हो जाएगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम। ये बात आपने पकड़ ली होगी, इसको नोट कर लीजिए। और अगला एक टॉपिक पकड़ेंगे जो काफी इंटरेस्टिंग है, बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलेनॉइड। आपके यहाँ काफी इसको इस बार सिलेबस में अहमियत दी गई है। तो ये बात पकड़ते हैं हम लोग, पूरा सिलेबस हर टॉपिक कवर कर रहे हैं हम लोग। किसी ने नहीं पढ़ा, साथ चल रहा है, तो उसको काफी कुछ चीजें आ जाएंगी, काफी कॉन्फिडेंस महसूस करेगा। सरल भाषा में डिस्कशन चल रहा है और कोई सिर्फ पढ़ा रहे हैं, कोई भी आपको टेंशन नहीं दे रहे हैं, अगड़म बगड़म बकने की गुंजाइश नहीं है, जिससे कम टाइम में ज्यादा सीख सकें आप। ठीक, वापस आते हैं। बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलेनॉइड, यानी जो बार मैग्नेट होता है और ये जो सोलेनॉइड हमने पढ़ रखा है, करंट कैरिंग सोलेनॉइड, ऑब्वियस सी बात है। तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक या एक दूसरे जैसे होते हैं। तो एक दूसरे जैसे होते हैं ये कैसे मान लें, इसके लिए बातचीत 3-4 पॉइंट लिखे हैं कि ये वजहें हैं जिससे हम इनको एक जैसा मानते हैं। आइए देखते हैं। सिमिलरिटीज बिटवीन ए करंट कैरिंग सोलेनॉइड एंड ए बार मैग्नेट। तो ये सिमिलरिटी क्या है बार मैग्नेट और करंट कैरिंग सोलेनॉइड के बीच में। एक करंट कैरिंग सोलेनॉइड सस्पेंडेड फ्रीली, अगर हम बार करंट कैरिंग सोलेनॉइड को हवा में फ्रीली सस्पेंड कर दें तो ये भी बदमाश नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही रुकता है, और बार मैग्नेट तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुकता ही था। तो ये दोनों एक ही जैसा बिहेव किए कि जब भी सस्पेंडेड फ्रीली इन द एयर, देन बोथ आर इन द स्टेबल सिचुएशन व्हेन देयर इज अ डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ साउथ। तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन जब मिलेगी, सोलेनॉइड करंट कैरिंग सोलेनॉइड वो भी वहीं रुकेगा, बार मैग्नेट भी वहीं रुकेगा। ठीक। टू करंट कैरिंग सोलेनॉइड्स एग्जिबिट म्यूचुअल अट्रैक्शन एंड रिपल्शन व्हेन ब्रॉट क्लोजर टू वन अदर। अब ये दो सोलेनॉइड को जब आप पास लाते हैं, ऐसे करंट कैरिंग दोनों में है, तो ये रिपल्शन भी दिखाते हैं और घुमा देंगे तो ये अट्रैक्शन भी दिखाएंगे। तो आप बार मैग्नेट में भी जानते हैं कि नॉर्थ पोल पास में लाएंगे तो ये रिपल्शन दिखाते हैं, और अनलाइक पोल्स में अट्रैक्शन दिखाते हैं। तो वो भी सिमिलरिटी मिल गई कि भाई अट्रैक्ट भी कर रहे हैं, रिपल भी कर रहे हैं, सस्पेंडेड फ्रीली, तो वो नॉर्थ साउथ में रुक भी रहे हैं। और भी पॉइंट देख लेते हैं। तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर इनका हम देखिए, बार मैग्नेट का जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है ना, उसको पहचाने, देखें, और साथ में हम लोग ये जो करंट कैरिंग सोलेनॉइड है इसको भी पहचाने।
तो इन दोनों का जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है उसमें एक बहुत ही कमाल का रिजेंबलेंस है, लगभग एक जैसी हैं, समान हैं। तो इससे भी एक स्ट्रांग हमें पॉइंट मिलता है कि दोनों एक जैसे बिहेव कर रहे हैं। तो ये आपको बात समझ में आई होगी। एक कदम और आगे बढ़ा लेते हैं। अब देखिए एक्सप्लेनेशन देते हैं। एक्सप्लेनेशन ये क्या दिया जा रहा है? ये दिया जा रहा है, देखिएगा, सोलेनॉइड एज एन इक्विवेलेंट बार मैग्नेट। हम लोग सोलेनॉइड को बार मैग्नेट दिखा रहे हैं। अभी हम इसका उल्टा भी दिखाएंगे जिससे हम ये दिखा सकें कि सोलेनॉइड और बार मैग्नेट दोनों एक जैसे हैं। तो अभी हम क्या शो करेंगे कि भाई जो सोलेनॉइड होता है वो बार मैग्नेट से मिलकर बना है। अगले में शो करेंगे कि बार मैग्नेट में सोलेनॉइड वाले गुण है या सोलेनॉइड है वो, जिससे एक से ए से बी और बी से ए, तो हम कह देंगे ए बराबर बी। आप समझ रहे होंगे, थोड़ा मजेदार मैथमेटिक्स। ठीक, आगे की चर्चा करते हैं। यहां पर देखिए आपने सोलेनॉइड लिया है जहां पे करंट दिखाया गया है। अब ये जो एक लूप है ना, मैंने आपको बताया था कि एक लूप को हम एक डायपोल मानते हैं। डायपोल मतलब नॉर्थ साउथ, एक छोटा सा चुंबक। तो यहां पर एक छोटा सा, इस लूप के लिए एक छोटा सा मैग्नेट समझ लीजिए आप, ऐसा रखा है। फिर इस लूप के लिए ये मैग्नेट, और इस सो ऑन, इस लूप के लिए ये, और इसी तरीके से बाकी। यानी ये जो लूप घूम रहा है उसके लिए एक पिद्दिकड़ी मैग्नेट। अब ये जो ये लाइन से लूप है तो लाइन से मैग्नेट रख दिए। अब ये नॉर्थ साउथ आपस में मार देंगे एक दूसरे को, ये भी मार देंगे, ये भी मार देंगे, ये भी मार देंगे, ये भी मार देंगे। मारने का मतलब है उनके प्रभाव को नेलिफाई कर देंगे। तो बचेगा कौन? बचा केवल ये साउथ, बचा केवल ये नॉर्थ। तो ये चीज, ये बार मैग्नेट हो गया ना, जिसमें साउथ और नॉर्थ ही बचे हैं, अंदर वाले खल्लास हो गए। तो ये चीज हो गई ना बार मैग्नेट के बराबर। इस तरह समझा रहे हैं कि सोलेनॉइड जैसे कि बार मैग्नेट है, और आपने समझ लिया इसके बीच की लेंथ एल ले लीजिए, 2L, जो भी नाम रखना चाहें आप। तो इस तरह यहां पे शो करने की कोशिश की गई है कि सोलेनॉइड को बार मैग्नेट के कैसे बराबर है। अब अगली स्लाइड ये बताएगी कि बार मैग्नेट सोलेनॉइड के बराबर कैसे है। आइए, तो ये अगली स्लाइड पे आते हैं जहां पर ए बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलेनॉइड चल रहा है। लेकिन हम यहां पे समझ पा रहे हैं ना, ये देखिए यहां पर वर्ड्स था सोलेनॉइड बार मैग्नेट, और यहां पर है बार मैग्नेट सोलेनॉइड। तो यहां पर बार मैग्नेट को, ये छोटी छोटी बात अगर समझ लेंगे मजा आ जाएगा आपको। सोलेनॉइड के फॉर्म में समझाएंगे। तो सोलेनॉइड के फॉर्म में कैसे समझाएंगे? ये एक बार मैग्नेट है, सिलिंड्रिकल बार मैग्नेट। भाई सिलेंडर दिख रहा होगा ना आपको। अब इस सिलिंड्रिकल बार मैग्नेट में हम ये मान लेते हैं कि किसी में भी जो एम्पियर्स हाइपोथेसिस थी, उनका कहना था कि कोई भी जो मैग्नेटिज्म है वो चार्ज के सर्कुलर मोशन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर चक्कर मार रहा होता गोल गोल, तो वो कह रहे हैं चार्ज जब गोल गोल चक्कर मारता है उसी से डायपोल मोमेंट बनता है, उसी से कोई चुंबक बनता है। ऐसा ही होता है, वो ये बताते हैं। तो उन्हीं हाइपोथेसिस को पकड़ लेते हैं कि भैया चार्ज के घूमने से ही मैग्नेटिक मोमेंट बन रहा है और चुंबक पैदा हो रहा है। अब यहां पर ये जो सिलेंडर का एक, भाई सिलेंडर है ना, ठस, एक सिलिंड्रिकल चुंबक, उसमें हम ये समझ लेते हैं, इसके एंड पर दिखा रहे हैं कि ऐसे ऐसे करंट है। भाई छोटे छोटे एटम्स होंगे तो वो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन चक्कर मार रहे हैं, तो ये छोटा छोटा दिख रहा होगा। ये मान लीजिए ऐसे है, और बड़ा बना दूं समझाने के लिए। इसका बड़ा रूप ऐसे बना दे, बाजू वाले का ऐसे ये छोटे वाले छल्ले बना रहा हूं दिखाने के लिए मैग्नीफाई करके। तो मान लीजिए ये चक्कर ऐसे मार रहे हैं कोई चार्ज, और यहां पे भी चक्कर ऐसे मार रहा है ये चार्ज। तो ये देखिए ये दोनों चक्कर जो है विपरीत दिशा में है ना, ये मार देंगे एक दूसरे को। ऐसे ही यहां पर बहुत सारे बने, मैं बहुत सारे नहीं बना रहा हूं। जितने अंदर वाला खेल है वो एक दूसरे का मोशन ऑफ चार्ज विपरीत दिशा में है, तो वो एक दूसरे को खा जाएंगे। कौन बचेगा? केवल एंड वाला, सरफेस वाला। तो आपको क्या दिखेगा कि सरफेस करंट ही है यहां। और कैसी सरफेस करंट है? ऐसी। अगर सरफेस करंट ऐसी है तो ये सोलेनॉइड ही तो हो गया, अंदर तो कुछ है नहीं।
बात समझ में आ रही होगी। यही जो बाहर वाला रिंग टाइप बनाया है, तो ये बार मैग्नेट किस फॉर्म में आ गया? सोलेनॉइड के फॉर्म में आ गया। तो हमने यहां पे सिद्ध क्या किया कि एक सोलेनॉइड बार मैग्नेट है, एक बार मैग्नेट एक सोलेनॉइड है, यानी दोनों की बराबर हैं। और यही हमारे कोर्स में है कि कैसे हम ये शो कर सकेंगे कि बार मैग्नेट और सोलेनॉइड दोनों एक ही हैं या इक्विवेलेंट हैं। तो ये मैंने लॉजिक थ्योरी सब आपको बता दी, जैसे आपके पास एकदम क्लैरिटी स्ट्रांग हो जाए। उम्मीद है बात पकड़ पाए होंगे और अच्छी तरह इसको समझ लीजिएगा, मजा आएगा। एक कदम और आगे चलते हैं। अब देखिए यहां पर है गॉसेस लॉ इन मैग्नेटिज्म। ये भी छोटी सी बात है, जान लेते हैं कि गॉसेस लॉ इन मैग्नेटिज्म में ये क्लोज्ड इंटीग्रल जब लगाएंगे किसी सरफेस पे बी डॉट ds, तो इसकी वैल्यू हमेशा 0 होती है। आपको याद ही होगा, ज्यादा मैं इस पर रायता नहीं बोलूंगा, केवल इतना बोलना चाहूंगा कि जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल वाला लगाते थे, अगर किसी इलेक्ट्रिक डायपोल में जिसमें प्लस क्यू और माइनस क्यू है और ऐसा एरिया ले लेंगे तो क्या रिजल्ट देगा? उसमें भी शून्य आएगा। फ्लक्स एसोसिएटेड विद दिस, ये इलेक्ट्रिक चार्ज की बात कर रहा हूं। और यहां पर तो नॉर्थ साउथ एक साथ रहते ही हैं, आप अलग कर ही नहीं सकते, इसलिए इसका रिजल्ट डायपोल की तरह आएगा, शून्य। इससे क्या दिखता है कि मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट। हमेशा एक पोल नहीं मिलेगा, दो पोल मिलेंगे, नॉर्थ और साउथ। बस, तो ये बात इतनी जानना काफी है। अब चलते हैं एक अगले खेल पर। यहां पे थोड़ा आपका फोकस चाहूंगा। 7-8 टर्म्स हैं जो मैग्नेटाइजन बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट्स में काम आते हैं, इस्तेमाल होते हैं, और थोड़े से टेढ़े हैं। मैं बहुत सरल शब्दों का प्रयोग करूंगा वैसे, तो आप समझ जाएंगे। बाकी प्रेजेंटेशन आप नोट भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, मिल भी जाएगा। अब देखिए समझते हैं। सम इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज्ड टू डिस्क्राइब मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स में कौन कौन से टर्म्स हैं उनकी चर्चा करते हैं। एकदम सरल करके आपको बताने वाला हूं, मजा आने वाला आपको। तो देखिए मैग्नेटाइजिंग फील्ड, ये वो फील्ड है जो कोई एक्सटर्नल लगाता है। जैसे कि आप बात करें कि कोई भी यहां पे टॉरॉयड ले लें, ये टॉरॉयड का एग्जांपल है, तो टॉरॉयड ले लें। अब ये टॉरॉयड आपने लगाया और ये देखिए यहां पर ऐसे तार होते ना, ज्यादा अच्छा डायग्राम भाई ना बन पाएगा, और इसमें मान लीजिए करंट आई है, तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है वो पैदा होता है B naught is equal to mu naught into Ni. What is N? Number of turns per unit length. Turn density, number of turns per unit length. I है करंट, म्यू नॉट आप पहचानते हैं। तो ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड है, कितना फील्ड पैदा हो गया जब भी आप कोई करंट फ्लो कर रहे हैं। तो एक फील्ड जो डेवलप हो रहा है, B नॉट। बात समझ में आई? एक कदम और आगे चलते हैं। अब इसके बाद क्या किया? मैग्नेटिक इंडक्शन। अब हमने ये जो टॉरॉयड लिया था उसमें सॉफ्ट आयरन भर दिया है, जगह मिलेगी लिखने की। ये जैसे है तो तार वार तो उसमें लगे ही हुए हैं बेटा, वो तो आप लगा ही लेना, ऐसे ऐसे लगते हैं। लेकिन ये क्या भरे? यहां पे सॉफ्ट आयरन भर दिया हमने। अब आपने एक मैग्नेटिक, यहां पे लिखा देखिए मैग्नेटिक मटेरियल भरा हुआ है। तो जब आप मैग्नेटिक मटेरियल भर देते हैं तो करंट के वजह से जो B नॉट बन रहा है, पीछे था ना, उस मैग्नेटिक फील्ड, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एक तरीके से हो गया B नॉट, तो B नॉट जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वजह से इस मैग्नेटिक मटेरियल में भी मैग्नेटाइजेशन होने लगता है, उसमें भी चुंबक के गुण आने लगते हैं। और वो कितने के बराबर होंगे? Bm मटेरियल, तो इज इक्वल टू म्यू नॉट एन Im। Im क्या है? मैग्नेटाइजेशन सरफेस करंट, जो इस मटेरियल के अंदर डेवलप होने लगी, जो हमने सॉफ्ट आयरन डाला था या जो भी डाला था। तो ये इसके अंदर पैदा हो गया Bm। तो अब इसके अंदर नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना हुआ? इन दोनों का सम B नॉट प्लस Bm। तो इसको भी पकड़ लीजिए, बिल्कुल सरल सी बात भाई। B नॉट वो पहले पैदा कर रहा था, मटेरियल लगा के बैठ गए, मटेरियल की अपनी प्रॉपर्टी है, वो Bm पैदा करने लगा। तो नेट फील्ड क्या हुआ उसके अंदर? B नॉट प्लस Bm, दैट इज द नेट मैग्नेटिक फील्ड। तो ये क्या है? मैग्नेटिक इंडक्शन। नाम याद रखिएगा कि नाम में कंफ्यूजन होता है। और ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड था पीछे वाला B नॉट। दिस इज मैग्नेटाइजिंग फील्ड और दिस इज मैग्नेटिक इंडक्शन। उम्मीद है बात पकड़ पा रहे होंगे। अगला चलते हैं ध्यानपूर्वक। तो ये देखिए अगले पे आते हैं, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। मैग्नेटाइजिंग फील्ड था B नॉट,
तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी को आप क्या कह सकते हो, बी नॉट अपॉन म्यू नॉट इज इक्वल टू एच। एच से शो करते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी को। और भी बातें इसमें लिखी हैं, ये एच की वैल्यू एनआई के बराबर होती है, एनआई मैग्नीट्यूड वाइज। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, आई है एम्पियर। तो 1 एम्पियर टर्न, 1 एम्पियर टर्न जो होगा वही इंटेंसिटी का घोतक है मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी फील्ड। बात उम्मीद है पकड़ में आ रही होगी। क्या बता रहा हूं, जैसे एक चक्कर आपने मारा ना, ऐसे लपेटेंगे, टॉरॉयड पकड़ के चलो, यही बनाते हैं छोटा सा, ये जैसे आप लगा के चलें, ऐसे तार को घुमाया है, फिर ऐसे घुमाएंगे तो एक कंप्लीट करेंगे ना सर्किल, तो एक सर्किट में ये मान लीजिए ऐसे करंट आई है, एक चक्कर हो गया, वो जितनी वैल्यू क्रिएट कर रहा है ना, ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, एक मीटर में कितने चक्कर हैं। तो इसको अगर आई से मल्टीप्लाई कर दीजिए कि वो कितना डेवलप कर रहा है, दैट इज नोन एज ए मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। और ये मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी को इसी तरीके से आगे हम लोग संभाल लेते हैं। अगर संभालना चाहें तो उसमें भी कई ऑपरेशन किए जा सकते हैं, क्योंकि आप जहां तक मुझे याद आता है ये H इज इक्वल टू एन आई हुआ। अब आप जानते हैं बी नॉट इज इक्वल टू पहले वाले फॉर्मूले से म्यू नॉट एन आई, तो यहां पर आप एन आई की वैल्यू, एन आई की वैल्यू रख दीजिए। इतना रखने की जरूरत नहीं है, आप मन में आ गया तो बोल दिया मैंने। अब एन आई की रखोगे तो H बराबर कितना हो जाएगा, बी नॉट अपॉन म्यू नॉट, और इसी की वैल्यू देखिए लिखी हुई है। तो यही बात यहां पे लिखी हुई, जैसे आप नोट्स में पढ़ भी सकें, इट्स मैग्नीट्यूड में बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ एम्पियर टर्न्स विच इज एन आई, नंबर ऑफ एम्पियर टर्म्स इसको बोलते हैं। H इज इक्वल टू एन आई या H इज इक्वल टू बी नॉट अपॉन म्यू नॉट। क्या है, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी विच इज H। फिर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, वो जो पदार्थ अंदर डाला था उसमें कितना मैग्नेटाइजेशन हो रहा है, वो उसकी वैल्यू को लिखते हैं कैपिटल M से। टॉरॉयड के अंदर सॉफ्ट आयरन डाले हैं तो वो कितना मैग्नेटाइज हो रहा है, उसकी इंटेंसिटी क्या है। तो कैपिटल M की वैल्यू होती है मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। और इस रिलेशन को आप याद रखें, B इज इक्वल टू म्यू नॉट H प्लस M, H ऊपर वाला मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, और M है मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी या इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ये थोड़े से कंफ्यूजिंग है, थोड़ा समझ के नोट करके ध्यान रखना पड़ेगा, वरना ये शब्द भी ऐसे हैं कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। मैग्नेटाइजिंग फील्ड जब बोला जाता है तो वो बाहर वाला जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा है, मैग्नेटाइजेशन जब बोलते हैं तो जो मटेरियल है उसके अंदर कितना खुद पैदा कर रहा है उसकी वजह से वो। तो ये बातें थोड़ी प्यार से समझने की जरूरत है। आगे की बात करें, एक कदम और आगे चलते हैं, मैग्नेटिक परमेबिलिटी। तो मैग्नेटिक परमेबिलिटी को बोलते हैं रेशियो ऑफ बी अपॉन एच। तो ये देखिए यही बात यहां पे लिखी है, मैग्नेटिक परमेबिलिटी क्या हो जाएगा, बी अपॉन एच may be defined as the ratio of magnetic induction B to the magnetic intensity H। उसी तरह रिलेटिव परमेबिलिटी म्यू आर की वैल्यू हो जाएगी म्यू अपॉन म्यू नॉट, और मैग्नेटिक सब्स्टिट्यूबिलिटी एक्सएम की वैल्यू होती है एम अपॉन एच। तो इन वैल्यूज को आप पकड़ के रखिए, नोट्स तो आपको मिल ही रहे हैं और साथ में मैं आपको बताता चल रहा हूं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है जो आपके सामने है, रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक परमेबिलिटी एंड मैग्नेटिक सब्स्टिट्यूबिलिटी। मैग्नेटिक सब्स्टिट्यूबिलिटी का मतलब है साई एम, और मैग्नेटिक परमेबिलिटी का मतलब है म्यू। रिलेटिव है तो म्यू आर कह देंगे। अब यहां पर ये जो वैल्यू है म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस एक्सएम, ये एक्स ना होके साई एम। इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, इस पे न्यूमेरिकल एक एक दो दो नंबर वाले टपकते रहते हैं। तो रिलेटिव परमिबिलिटी इज इक्वल टू 1 प्लस सब्स्टिट्यूबिलिटी, इसको याद रखें और आगे इसका इस्तेमाल करेंगे। चलिए एक कदम और आगे चलते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज पे आ गए हैं, और ये भी आपका ये चैप्टर का मेजर पार्ट है ये।
तो इसको भी समझेंगे बड़े प्यार से। लिखा है क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स। जो मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं उनका क्लासिफिकेशन हमारे कोर्स में 3 खेमों में बटा है। एक डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, इसके बाद वाली स्लाइड दिखेंगे तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, 3 हो गए। ये 3 को किस आधार पे बोलेंगे, एग्जाम्पल भी लिखे हैं यहां पर, और इनकी थ्योरी एक्सप्लेन करने की थ्योरी क्या है और इनकी बेसिक प्रॉपर्टी क्या है, ये पूरी बात हमको पढ़नी है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहां बात कर रहे हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। अब जब एक्सटर्नल फील्ड आप लगाते हैं, जब भी एक्सटर्नल फील्ड लगाएंगे, मान लीजिए ऐसे फील्ड लगाई, तो यहां पर ये जो मटेरियल होता है इसका, ये जो मटेरियल है इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो इसकी विपरीत दिशा में डेवलप हो जाता है। विपरीत दिशा में डेवलप होने का मतलब, देखिए कई बच्चे कंफ्यूजन करते हैं, वो ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। अगर देखिए आपको ज्यादा कंफ्यूजन ना हो, मैं ऐसे बनाता हूं, नॉर्थ इधर बनाया और साउथ इधर बनाया, ठीक। तो ये बी इधर है, यहां पर जो नॉर्थ और साउथ बनते हैं वो नॉर्थ इधर और साउथ इधर बनते हैं। अब कई जगह आपको लगेगा यार नॉर्थ साउथ इधर है, ये भी नॉर्थ साउथ इधर है, तो उसी डायरेक्शन में तो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। तो यहां मैग्नेटिक फील्ड नहीं, मैग्नेटाइजेशन की बात कर रहे हैं। मैग्नेटिक मोमेंट इसका वो साउथ से नॉर्थ है। कलर अलग करना चाहते हैं, ये देखिए इसके विपरीत है। इस मटेरियल के अंदर, यही मटेरियल की बात कर रहे हैं, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है। तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो मैग्नेटिक मोमेंट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में पैदा हो जाता है। बाकी गुण तो हम लोग समझेंगे। ऐसे मटेरियल को हम बोलते हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तो इससे कई बच्चे कंफ्यूज क्या होते हैं कि सर नॉर्थ साउथ इधर लिखा है, या भी नॉर्थ साउथ इधर लिखा है, तो एक ही तो दिशा है। वो नहीं है, इसके अंदर का डायपोल मैग्नेटिक मोमेंट, उसका डायरेक्शन देखो, ये इस फील्ड के अपोजिट है। ये बात बोली जाती है यहां पर। खैर आप समझ गए होंगे। तो और एक हल्का सा फिबल मैग्नेटाइजेशन होता है, बहुत तगड़ा नहीं होता है, और इसको हम बोलते हैं कैसे, मैग्नेटिक डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। और भी लिखा हुआ है कि सच सब्सटेंसेस आर फ्रीली रिपेल्ड बाय मैग्नेट्स एंड टेंड टू मूव फ्रॉम स्ट्रॉन्गर टू वीकर पार्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आप जब इसको किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो ये उसको नापसंद करता है। ऐसी जगह भी बेसिक प्रॉपर्टी में देखेंगे, ऐसी जगह जाता है जहां पर इसको कम मैग्नेटिक फील्ड हो। ऐसी, जैसे कि आगे हम लोग समझेंगे, लेकिन मेरे मन में आ गया है, अगर नॉर्थ साउथ यहां बना दें और यहां पर आप मैग्नेटिक मटेरियल को रखें तो इसमें बीच में मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, तो ये कुछ ऐसा इकट्ठा हो जाएगा। जहां पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है पोल्स पर, वहां से भागेगा, और इकट्ठा कहां होगा, जहां पर मैग्नेटिक फील्ड कम है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड को पसंद नहीं करता है। इतना पकड़ के रखनी है आपको। और ये एक फिजिक्स की भाषा में कौन कौन से ऐसे मटेरियल हैं, बिस्मिथ, कॉपर, लिड, जिंक, गोल्ड, सिलिकॉन, वाटर, और भी बहुत सारे। एग्जाम्पल जरूर याद कीजिएगा, एग्जाम में जब लिखेंगे। विदाउट एग्जाम्पल ज्यादा वैल्यू नहीं बनती, तो एग्जाम्पल पता होना चाहिए आपको। अब बात करते हैं हम लोग पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस की। पैरामैग्नेटिक क्या होते हैं? पैरामैग्नेटिक में जो मैग्नेटाइजेशन है या मैग्नेटिक मोमेंट है उसी डायरेक्शन में पैदा होता है। फिबल मैग्नेटाइजेशन इन दैट डायरेक्शन ओनली। यानी अगर आप नॉर्थ और साउथ ऐसे रखते हैं तो ये जो मटेरियल है इसके अंदर साउथ इधर, नॉर्थ इधर बनेगा। मैग्नेटिक फील्ड इधर था और ये देखिए इसका डायरेक्शन भी, एम का डायरेक्शन भी इधर ही है। लेकिन इसके अंदर क्या होता है? फिबल मैग्नेटाइजेशन। और इसी का दूसरा फेरो, उसमें तगड़ा होता है, उसमें तगड़ा होता है। अगर यहां पर ऐसे ही रखेंगे नॉर्थ साउथ में, ये समझेंगे अभी हम लोग प्रॉपर्टी में, ऐसे मटेरियल, तो थोड़ा मटेरियल ऊपर आ जाएगा और ऐसे हो जाएगा। ये पसंद करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को, तो पसंद करते हैं तो क्या होगा, नॉर्थ और साउथ पे थोड़ा ढेर लग जाएगा। और फेरोमैग्नेटिक में आ जाएंगे तो बहुत तगड़ा ढेर लग जाएगा, ये ढेर ऐसा हो जाएगा। ये ज्यादा इसका तगड़ा रूप है नॉर्थ साउथ। यही चीज है, बस यहां पे मैग्नेटाइजेशन, ये मैग्नेटिक फील्ड जो है फिबल की जगह स्ट्रॉन्ग डेवलप हो जाती है। तो पैरामैग्नेटिक क्या है? जो मैग्नेटिक फील्ड को पसंद कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में उसका एम डेवलप हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। फेरो में
उसी डायरेक्शन में डेवलप होता है, लेकिन बहुत मजबूत तरीके से, स्ट्रॉन्ग तरीके से डेवलप होता है, उसको फेरोमैग्नेटिज्म पे बोलते हैं। जो एग्जांपल्स हैं, मैग्नीज, एल्युमिनियम, क्रोमियम, प्लेटिनियम, सोडियम, ऑक्सीजन एट एसटीपी, और फेरोमैग्नेटिज्म में आयरन, कोबाल्ट, निकल, एलॉयज ऑफ लाइक निको। तो ये एग्जाम्पल भी याद रखिए, मोटा मोटा मैंने आपको समझा दिया, लिखी भी बातें जो आपको समझने में मदद करेंगी। अब एक एक करके शुरू करेंगे कि आखिर ये घटना घटती क्यों है, एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस प्रॉपर्टी। तो ये है पहला डायमैग्नेटिज्म का। तो डायमैग्नेटिज्म में क्या होता है, मैं कलर कर लूं ग्रीन, और यहां मैंने काफी बातें लिख भी दी जैसे आप पकड़ सकें। तो शुरुआत में क्या होता है कि किसी मटेरियल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन चक्कर खा रहे होते हैं, वो चक्कर दोनों तरफ स्पिन करते हैं। ये देखिए इलेक्ट्रॉन का चक्कर दिख रहा है, इस तरफ भाग रहा है ये, और इसकी विपरीत दिशा में इस तरफ भाग रहा है। तो यहां पर इन दोनों का डायपोल मोमेंट एक दूसरे को मार देता है। तो इन केस ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, जब वो एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड में नहीं रखे जाते, उस समय वो उनका नेट डायपोल मोमेंट कितना होगा, 0, क्योंकि आपस में एक दूसरे को काट देते हैं। अब उस मटेरियल को आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया कि आओ अब बाहर से एक मैग्नेटाइजिंग फील्ड लगा दिया हमने, अब झेलो तुम। तो उस समय क्या होता है, किसी एक का या तो वो इस रूप में बढ़ेगा, या तो इधर लगेगा या इधर लगेगा, जो बी लग रहा है। तो एक में एक का मैग्नेटिक मोमेंट घट जाता है और एक का बढ़ जाता है। ये देखिए किसी एक का m माइनस डेल्टा m कर दिया, इसका मैग्नेटिक मोमेंट घट गया ड्यू टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, और इसका घटा तो इसका बढ़ा क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट थे, और इसका हो गया m प्लस डेल्टा m। तो अब दोनों में मैग्नेटिक मोमेंट का डिफरेंस क्या हो गया, एक दूसरे को घटाएंगे तो 2 डेल्टा m नहीं हो गया, m प्लस डेल्टा m माइनस डेल्टा m। तो दोनों में डिफरेंस हो गया 2 डेल्टा m का, यानी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में आपके पास 2 डेल्टा m का मैग्नेटिक मोमेंट पैदा हो जाता है। लेकिन ये जो पैदा होता है वो एक्सटर्नल फील्ड की विपरीत दिशा में पैदा होता है। यही एक्सप्लेनेशन आपको दिया जाता है। एक इंटरेस्टिंग बात ध्यान रखिएगा कि टेम्परेचर बढ़ाने घटाने पर इस पे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये मैंने यहां मेंशन भी किया है, द बिहेवियर ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। ये पूछा जा सकता है आपसे, बाकी मैंने आपको पूरी बात बताई। तो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ डायमैग्नेटिज्म, कि डायमैग्नेटिज्म पैदा क्यों हो रहा है और विपरीत दिशा में पैदा होता है, ये आपको मैंने बताया, इसका जो डायरेक्शन रहता है। खैर, अगला एक कदम उठाते हैं और चलते हैं पैरामैग्नेटिज्म के ऊपर। ओरिजिन ऑफ पैरामैग्नेटिज्म। अब पैरामैग्नेटिज्म में देखिए क्या है कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ ए पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स पोजेस ए परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट। अब ये जो मॉलिक्यूल है ना, जब हमारा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगा है, उस समय इन मॉलिक्यूल का अकेले में एक मैग्नेटिक मोमेंट होता है, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स का, या इंडिविजुअल मॉलिक्यूल ही बोल देते हैं। लेकिन सब जब हम मिलाते हैं तो इनका इंडिविजुअल जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो रैंडम होता है, तो एक दूसरे को मार देते हैं, तो बी नॉट शून्य जाता है। आप जैसे समझ पाए होंगे मेरी बात, जैसे रैंडम मूवमेंट होता है ना, ड्यू टू थर्मल, इलेक्ट्रॉन का रैंडम मूवमेंट ड्यू टू थर्मल एनर्जी, जिग जैग भाग रहे होते हैं, भाग तो रहे होते हैं, लेकिन ओवरऑल मटेरियल में उनकी वेलोसिटी क्या होती है, 0, क्योंकि एक इधर भाग रहा है तो दूसरा उल्ट के उल्टा भाग रहा है, दोनों एक दूसरे को मार देते हैं। इसी तरीके से इसकी कहानी है कि इंडिविजुअल मोमेंट होते हैं मॉलिक्यूल के, लेकिन एज ए नेट टोटल मोमेंट इसका 0 हो जाता है। अब जब इसको एक्सटर्नल उसमें रखते हो मैग्नेटिक फील्ड में, तो ये उस डायरेक्शन में अलाइन होने की कोशिश करते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट किधर जाता है, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है, तो लगा है तो उस वजह से इसके अंदर एक डेवलपमेंट हो जाता है मैग्नेटिज्म का, उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक मोमेंट उस डायरेक्शन में डेवलप होता है जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ये नेट मैग्नेटाइजेशन 0 है। इसकी नेक्स्ट वाली स्लाइड पे शायद हो सकता है डाला हो मैंने ये। अब यहां लिखा हुआ ना कि एट वेरी, ये बात आप समझ गए, एट वेरी हाई मैग्नेटिक फील्ड जो हम बाहर से लगा रहे हैं वो बहुत तगड़ा लगा दें या काफी लो टेम्परेचर पे बातचीत करें, तो बहुत हाई मैग्नेटिक फील्ड या एट वेरी लो टेम्परेचर द मैग्नेटाइजेशन अप्रोचेज इज मैक्सिमम वैल्यू। इसका जो मैग्नेटाइजेशन है वो मैक्सिमम वैल्यू अचीव कर लेता है, मतलब जितना अलाइंड होना है वो अलाइन हो गया, इससे ज्यादा ना हो पाएगा।
when all the atomic dipole moments gets aligned. This is called the saturation magnetization value ms. ठीक, यहां पर ध्यान देने वाली बात क्या है, टेम्परेचर का फर्क है लो टेम्परेचर पर। तो या तो बहुत तगड़ी मैग्नेटाइजिंग फील्ड लगा दो या काफी कम टेम्परेचर पर इसके सारे मॉलिक्यूल्स अलाइंड हो जाते हैं बाहर वाले की स्थिति के अनुसार, मतलब जैसा बातचीत हुई है, और सैचुरेट हो जाता है। मैग्नेटाइजेशन जो मिलता है वो सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन मिलता है, जिसको आप एमएस के नाम से जानते पहचानते हैं। एक कदम और आगे बढ़ाते हैं। अब इसी में क्यूरीज लॉ आ जाता है इसी बातचीत के तहत। अब क्यूरीज लॉ क्या कह रहा है आपसे, ये है क्यूरीज लॉ। तो क्यूरीज लॉ कहता है, लॉ स्टेट्स दैट फार अवे फ्रॉम सैचुरेशन, सैचुरेशन जो अभी बात की थी, सैचुरेशन रीजन ये सारे की में अलाइंड हो गए, वो स्थिति नहीं है। द सब्सिटिबिलिटी ऑफ ए पैरामैग्नेटिक मटेरियल, सब्सिटिबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो सब्सिटिबिलिटी है और ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ये रिलेशनशिप यहां रहता है। अब ये क्यूरी लॉ रीजन आप देख रहे हैं, सैचुरेशन पॉइंट यहां है जो भी चर्चा की थी, इसके बीच में ये जो सिचुएशन है वो है एक्सएम इज प्रोपोर्शनल टू 1/T, और यहां पर एक कांस्टेंट लगा देते हैं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, इसी को बोलते हैं क्यूरी कांस्टेंट। ये देखिए, एंड एक्सएम इज द साइएम इज द सब्सिटिबिलिटी ऑफ द मटेरियल। तो ये अगर आ जाए क्यूरीज लॉ, अभी एक क्यूरीज टेम्परेचर भी होता है, तो क्यूरीज लॉ और क्यूरीज टेम्परेचर दो अलग अलग बातें हैं। तो क्यूरीज लॉ ये है, दिस इज क्यूरीज लॉ, बात समझ पाए होंगे, और बिल्कुल कनेक्शन में है। देखिए, तो क्यूरीज लॉ क्या बताता है, सैचुरेशन पॉइंट से काफी पहले अगर आप जो सब्सिटिबिलिटी ऑफ द मटेरियल है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जो बात आपको कही गई और सरल शब्दों में बताने की कोशिश की गई। अब बात समझते हैं हम लोग ओरिजिन ऑफ फेरोमैग्नेटिज्म। पैरामैग्नेटिज्म पकड़ लिए हम लोगों ने बात। अब फेरोमैग्नेटिज्म में डोमेन थ्योरी से समझाया जाता है, डोमेन थ्योरी। अब डोमेन थ्योरी है तो डोमेन क्या चीज होती है, पहले ये तो समझें तब तो पकड़ पाएंगे, बिल्कुल पकड़ेंगे। अब यहां पर देखिए क्या है, ओरिजिन ऑफ फेरोमैग्नेटिज्म, इन्होंने डोमेन थ्योरी के बाद पे एक्सप्लेन किया। ये मटेरियल इसमें होते हैं आयरन, निकल, कोबाल्ट वगैरह वगैरह। The individual atoms are associated with large magnetic moments। जो इंडिविजुअल एटम्स होते हैं, पैरामैग्नेटिक पे कम होता था उसका मोमेंट, यहां पर तगड़ा मोमेंट होता है, यानी हर आदमी गली का गुंडा है क्या बोलते हैं उसको भाई, बाहुबली टाइप, हर अपने रीजन का, एरिया का बाहुबली है। कोई प्रतापगढ़ का, कोई मिर्जापुर का फिल्में आई ना, वो उनका बाहुबली है। अब ये बदमाश बाहुबली क्या करते हैं, आपस में गुटबंदी कर लेते हैं। जैसे प्रतापगढ़, मिर्जापुर और भी जो आसपास के एरिया हैं, उन सब ने आपस में मिलके एक डायरेक्शन के हम लोग इस डायरेक्शन में चलेंगे, और पता लगा कि कोई बॉम्बे वाला गुंडा है, उन लोगों ने अपनी क्लबिंग कर ली, वो कह रहा हम अपनी डायरेक्शन में चलेंगे। बात समझ में आ रहा है? तो ये जो जिनके पास डायपोल मोमेंट ज्यादा है, वो कुछ गुंडे एक तरफ, क्योंकि मजबूत सब हैं, एक तरफ जा रहे हैं, कुछ गुंडे दूसरी तरफ जा रहे हैं, कुछ गुंडों की टोली तीसरी तरफ जा रही है। तो ये जो गुंडों की टोली बन गई है, इनको ही डोमेन बोलते हैं, है ना। आगे लिखा है, जैसे मैंने सरल भाषा का उपयोग किया, इसको ये जो है, ये वही टोलियां हैं, गुंडों की टोलियां। गुंडों का मतलब जो स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूल्स मोमेंट इंडिविजुअल के होते हैं, उनकी ग्रुपिंग, उनके क्लस्टर्स। बात पकड़ में आ रही होगी, गुंडों की टोलियां, जैसे दिमाग में रहे आपके। अब देखिए, यही बात यहां लिखी है, द मैग्नेटिक मोमेंट्स ऑफ नेबरिंग एटम्स इंटरैक्ट विद ईच अदर। प्रतापगढ़ ने मिर्जापुर से हाय हेलो करके सेट कर लिया। अलाइन देमसेल्व्स स्पॉन्टेनियसली इन ए कॉमन डायरेक्शन ओवर मैक्रोस्कोपिक रीजन्स कॉल्ड डोमेन्स। तो ये जो कहानी है ना, दिस इज, यहां लिखा भी है, ये डोमेन है, ये डोमेन है, ये डोमेन है, ये डोमेन है। डोमेन का मतलब ग्रुप ऑफ गुंडाज। प्रतापगढ़, मिर्जापुर एक गुंडा, बॉम्बे का नाम ज्यादा याद नहीं आ रहा है, तो उनके कुछ 2-4 एरिया के एक गुंडे, मतलब और एरिया के भी ज्यादा मेंबर होते हैं उसमें, और कुछ साउथ इंडिया में भी गुंडे चल रही होगी, तो वहां के 20-25 एक गुंडे, सारे ऐसे बना लेते हैं जो क्लस्टर्स, गुंडई के टोलियां, उनको बोलते हैं डोमेन्स। इसी डोमेन के आधार पर भी समझाएंगे हम लोग। अब इसमें देखिए, डोमेन में बहुत ज्यादा एटम होते हैं, 10⁻11 एटम्स। तो इसमें कोई आपको समझाने के लिए प्रतापगढ़, मिर्जापुर बोला, प्रतापगढ़ के सभी छुटभइये गुंडे, मिर्जापुर के सभी छुटभइये गुंडे, समझाने के लिए।
फिर और भी एरिया जो है आजमगढ़ के भी जुड़ गए उसमें भोगाल है ना, सब तैयार हैं इसी तरीके से। तो इसमें कितने एटम्स हो गए गुंडे, बहुत गुंडे रहते हैं, मजबूत डोमेन रहते हैं और इनका साइज भी 1 mm होता है। लेकिन ऐसी स्थिति में जब ये रहते हैं कि वो यूपी वाले गुंडे एक तरफ भाग रहे हैं, दिल्ली वाले दूसरी तरफ भाग रहे हैं, और बॉम्बे वाले कहीं और भाग रहे हैं, कलकत्ता वाले कहीं और भाग रहे हैं, साउथ इंडिया वाले कहीं और भाग रहे हैं, तो ओवरऑल नेट जो मोमेंट आता है मटेरियल का वो शून्य रहता है, क्योंकि जिगजैग हो गया, कोई ईस्ट कोई वेस्ट कोई नॉर्थ कोई साउथ, एक दूसरे को कुछ नहीं अचीव हो रहा है, भारत देश को कुछ नहीं मिल रहा है, क्योंकि सब जो है अलग अलग दिशाओं में गुंडाई कर रहे हैं खैर बात पकड़ पा रहे होंगे आप। अब अगली स्लाइड पे, तो नेट मोमेंट हो गया शून्य बेटा। अब क्या होता है, इनके ऊपर समझ लीजिए सरकार, मोदी आ गए, मोदी साहब, और तुम लोग इधर चलो गए। अब वैसा कोई बाहर से एक्सटर्नल फील्ड लगा दिया आपने, भाई मान लीजिए ऊपर से मोदी साहब का मूड किया कि इन सबको दुरुस्त करना है, मुझे एक ही भारत को आगे बढ़ाने के लिए एक लाइन में लगाना है, तो उन्होंने कहा लगाओ मैं फील्ड तगड़ा, इनकी चूड़ी टाइट करो। तो जब समझिएगा बड़े मजेदार है, बड़ा सरल है। तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड यानी बाहर का एक्सटर्नल फील्ड जब आपने झोंका लगाया उन सब गुंडों पे, बॉम्बे वाले अलग, केरला वाले अलग, मतलब साउथ इंडिया वाले, यूपी वाले, दिल्ली वाले, कलकत्ता मद्रास वाले, ठीक। तो क्या होता है, पहले तो ये देखिए इस तरह के क्लस्टर्स बने होते हैं, चारों दिशाओं में कुछ नहीं मिलता है, लेकिन जैसे ही आप B0 लगाते हैं बाहर वाला फील्ड, तो जो जिस डायरेक्शन में मोदी कह रहे हैं काम करो, उस डायरेक्शन में भी काम करने वाले गुंडे पहले से थे, तो वो काफी आगे बढ़ जाते हैं, उनका डोमेन बढ़ जाता है, कई लोग शामिल हो जाते हैं, अरे मजा आ रहा है इधर चलो। और जो विपरीत दिशा वाले हैं वो डाउन खा जाते हैं, क्योंकि उसमें सरकार ने या मोदी सरकार ने बहुत टाइट फैसला ले लिया। तो ये जो फील्ड दिख रहा है, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लगा है उस डायरेक्शन में अगर वीक मैग्नेटिक फील्ड लगा है, तो वीक मैग्नेटिक फील्ड में ये डोमेन बढ़ जाता है। ये जो डोमेन इतना था वो डोमेन विल बी इंक्रीज्ड एंड बाकी जो डोमेन है विल बी डिक्रीज्ड, जो उस डायरेक्शन में डोमेन्स का मैग्नेटिक मोमेंट नहीं था उसका। पीछे सब लिखा है, समझा रहा हूं प्यार से। तो अगर वीक मैग्नेटिक फील्ड लगाते हो बाहर वाला, तो उस डायरेक्शन वाले जो डायपोल मोमेंट वाले गुंडे थे वो उस डायरेक्शन में चलने लगेंगे, और भी लोग जुड़ जाएंगे, वो बढ़ जाएगा, शामिल हो जाएंगे कि भाई सरकार के इधर चलो, वहीं सेफ्टी, वहीं पैसा है, वहीं खूबसूरती है, और बाकी लोग वो डाउन हो जाएंगे। लेकिन मान लीजिए आपने क्या किया, मोदी सरकार ने कहा ऐसी की तैसी उखाड़ फेंकेंगे हम लोग, खूब तगड़ा मैग्नेटिक फील्ड लगाओ, किसी को भी नहीं, चूड़ी नहीं चूड़ा टाइट करो इनका आप समझ रहे हैं। तो उस समय क्या होगा कि ये डोमेन छोटे नहीं होते, ये रोटेट कर जाते हैं, मजबूरी है, बहुत ऊपर से दबाव आ गया है, बहुत प्रेशर आ गया है। तो जो चल रहा था इधर, अब मोदी सरकार कह रही इधर, तो वो ऐसे घूम के ऐसे चलने लगता है। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात, कि पहले चल रहा था इधर डोमेन, मतलब मैग्नेटिक मोमेंट, और प्रेशर आ गया गुंडे के ऊपर बहुत भयानक, तो वो अपने आप ही कहता हटाओ यार इधर ही चलो, इसी में जिंदगी बचेगी। तो ये सारे के सारे घूमकर एक ही उसी डायरेक्शन में, जो एक्सटर्नल फील्ड है उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप कर लेते हैं। ये फेरोमैग्नेटिज्म डोमेन थ्योरी का, देखिए कितना सरल है ये, आप अपने जीवन से जोड़ दीजिए, जिंदगी भर नहीं भूलेंगे, सुन लेंगे आप तो बस हो गया काम। यही सब लिखा है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बाउंड्रीज, वीक मैग्नेटिक एक्सटर्नल फील्ड, तगड़ा तगड़ा का रोटेशन। बात कंप्लीट हो गई है, पढ़ लीजिएगा, एकदम जिंदगी भर के लिए याद हो जाएगा। चलिए आगे की बातचीत करते हैं। आगे कहानी आ जाती है क्यूरीज लॉ फॉर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेज। तो इस क्यूरीज लॉ में, इसको मॉडिफाइड क्यूरी लॉ बोलते हैं और क्यूरी वेस्ट लॉ भी बोलते हैं, तो नाम से ना कंफ्यूज होना, मैंने पीला पीला बड़ी मेहनत से किया है। और इसमें क्रिटिकल टेम्परेचर भी आ जाता है, टीसी। ये देखिए, वो टीसी नहीं जो स्कूल से निकलते वक्त लेते हैं आप ट्रांसफर सर्टिफिकेट फुल फॉर्म होता है उसका। तो द टेम्परेचर एट विच ए फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बिकम्स पैरामैग्नेटिक इज कॉल्ड क्यूरी टेम्परेचर और क्यूरी पॉइंट। आप समझ रहे हैं। तो क्यूरी टेम्परेचर, क्यूरी पॉइंट क्या है, जहां पर एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में चेंज हुआ था, टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं, तो वो क्या हुआ, फेरोमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक में चेंज हो जाता है। और इसमें, इस सिचुएशन में देखिए, ये एक नया लॉ बन जाता है जहां सब्स्टिट्यूटेबिलिटी क्या होती है, जो डिफरेंस ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर से क्रिटिकल टेम्परेचर से उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो ये पहले वाले से, पहले वाला जो था आपको याद होगा, अभी लिखा था
C/T, ये पहले वाला था पहले, और अभी ये देखिए बदल गया है, C डैश कांस्टेंट अब भी है और ये T माइनस TC के प्रोपोर्शनल है, तो यहां पर C डैश इज ए कांस्टेंट और दिस लॉ स्टेट्स दैट सब्स्टिट्यूबिलिटी ये ऑफ ए फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस अबव इट क्यूरी टेम्परेचर, क्यूरी टेम्परेचर से ऊपर जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एक्सेस डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर अबव द क्यूरी टेम्परेचर। बिल्कुल प्यार से, ये यहां पे दो बातें आई हैं, क्यूरी टेम्परेचर TC आया है और ये लॉ मॉडिफाइड क्यूरीज लॉ है या क्यूरी वेस्ट लॉ, जिससे आपको पूरी बात पता हो। मैं ऐसा पढ़ाना चाहता हूं कि बोर्ड में तो 100 में 100 लेके आए और कंपटीशन की जो तैयारी कर रहे हैं उसमें भी आपको बहुत तगड़ा फायदा हो, एकदम क्लियर हो फिजिक्स, मजा आ जाए आपको। जो पढ़ाया जा रहा है तो तमीज से बात की जाए। एक कदम और आगे चलते हैं, इमोशनल हो जाएंगे तो 1 घंटा बोलने लगेंगे, फिर टाइम नहीं किल करना है। आपको मैंने कहा है, वादा किया है, नो फालतू टॉक्स, केवल चकाचक, ऑल टॉपिक्स कवर्ड। किसी को नहीं आता तो भी बात सुन के आएगा, सरल भाषा, 0 to हीरो और कोई फालतूगिरी नहीं। चलिए वापस ही, तो प्रॉपर्टीज ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। अब इनकी प्रॉपर्टीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, 7, 8, 9 प्रॉपर्टीज होती हैं, फटाफट देखते चलेंगे। पहले डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की, फिर पैरामैग्नेटिक की, फिर हम लोग तीसरा क्या था, फेरोमैग्नेटिक की, और उसी साथ सैल्यूट यानी चैप्टर खत्म हो जाएगा। आइए चलते हैं। तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की प्रॉपर्टी क्या है? व्हेन प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एक डायमैग्नेटिक सब्सटेंस डेवलप्स फिबल मैग्नेटाइजेशन इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फील्ड। मैंने आपको समझाया था कि इसके अंदर कम मैग्नेटाइजेशन डेवलप होता है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में आपको दिखाया था कि मैग्नेटिक फील्ड अगर इधर है और कोई मटेरियल आपने डाला है तो वो किधर डेवलप होगा, मैग्नेटाइजेशन साउथ इधर और नॉर्थ इधर। ये स्थिति इसमें बनती है, मैग्नेटाइजेशन मैग्नेटिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस ये पसंद नहीं करते मैग्नेटिक फील्ड। खैर, व्हेन ए रॉड ऑफ डायमैग्नेटिक, अब यहां पर देखिए, इसको यहीं समझा देते हैं। अगर एक डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को आप, ये देखिए बना है ना, ये साउथ है और ये नॉर्थ है, ऐसे बना मैग्नेटिक मोमेंट इसका, और मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आपको दिख ही रहा है। अब इसको जब लगते हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ना इससे हटना चाहती हैं, पसंद नहीं करती हैं इसको, तो ये देखिए ऊपर से निकल गई, इसके अंदर नहीं जाएंगी। ध्यान रखिए, फोटो आ जाती है आपके क्वेश्चन में। तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस खुद भी पसंद नहीं करता मैग्नेटिक फील्ड को, तो मैग्नेटिक फील्ड दूर हो जाएगा उससे, इसको छोड़ के निकल जाएंगी बाजू से। बात समझ गए होंगे, आगे की चर्चा कर लेते हैं। अब अगर यहां पे डायमैग्नेटिक सब्सटेंस आपने रखा है नॉर्थ साउथ पोल, तो जैसे मैंने बताया था कि वो वीक मैग्नेटिक फील्ड वाले रीजन को पसंद करते हैं, तो वो क्या करेंगे, ऐसे था पहले, और अब ये क्या हो गया, इस तरह का लिक्विड, क्योंकि यहां पर वीक मैग्नेटिक फील्ड है, पोल्स पर तगड़ा रहता है, और पोल से सेंटर पॉइंट ले लेंगे तो सबसे कम मिलेगा। तो यहां पर देखिए ये इकट्ठा हो गया, यानी वीक मैग्नेटिक फील्ड में सिमट के आ गया। खैर, बात को पकड़ते हुए आगे, अगर हम लोग कोई डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को यहां पर रोक फ्रीली सस्पेंड कर दें इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, तो वो कहां जाएगा, जहां पर वीक मैग्नेटिक फील्ड है। तो इस मैग्नेटिक फील्ड से, ये नॉर्थ साउथ में मैग्नेटिक फील्ड देखिए ऐसा है मैग्नेटिक फील्ड, तो ये ऐसे अलाइन नहीं होगा, ये इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अलाइंड होगा, क्योंकि ये वीक मैग्नेटिक फील्ड को पसंद करता है। अपने को कहां ले जाना चाहता है, जहां पर मैग्नेटिक फील्ड कम से कम है। तो ये कैसे करेगा, मैग्नेटिक फील्ड की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अलाइन कर देगा अपने आप को। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस चल रहा है। फिर देखते हैं हम लोग, एज ए डायमैग्नेटिक सब्सटेंस डेवलप्स ए वीक मैग्नेटाइजेशन, ठीक है, द अपोजिट डायरेक्शन। इस वजह से इसका जो सब्स्टिट्यूबिलिटी होता है वो छोटा होता है और निगेटिव होता है। सब्स्टिट्यूबिलिटी ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल्स इज स्मॉल एंड निगेटिव। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का ध्यान रखिएगा, सब्स्टिट्यूबिलिटी छोटा और निगेटिव। छोटा का मतलब फिबल मैग्नेटाइजेशन हो रहा है, निगेटिव का मतलब अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। बड़ा सरल होता है, याद रखना है इसका। लॉजिक थोड़ा लगाना पड़ता है, वो आप लगा लेंगे, मुझसे बातचीत करते रहिए, ना लगते होंगे लॉजिक तो लगाने लगेंगे आप। तो द रिलेटिव परमिटिविटी म्यू आर की बात करें, ये होता पॉजिटिव, लेकिन 1 से छोटा, बट लेस देन 1,
क्योंकि ये रिलेशनशिप हम लोग जानते हैं, देखिए म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस साइन। अब यहां इसको कह रहे हो कि निगेटिव होगा, छोटा होगा तो 1 में घट जाएगा, तो हमेशा म्यू आर 1 से कम रहेगा। समझ गए? एक्सएम की वैल्यू निगेटिव तो 1 में घटेगा, यानी म्यू आर हमेशा 1 से छोटा रहेगा। बस, लेकिन इसको ध्यान रखिएगा, काम आता है बहुत। तो म्यू आर क्या है? रिलेटिव परमेबिलिटी, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की बातचीत कर रहे हैं हम लोग। और देखिए द सब्स्टिट्यूटेबिलिटी ऑफ ए डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, ये इसमें टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होता, बता चुके हैं, ये पूछा बहुत जाता है। टेम्परेचर पे इस पे कोई प्रभाव नहीं है। तो यहां पर देखिए सब्स्टिट्यूटेबिलिटी डाई का बना हुआ, टेम्परेचर घटाओ बढ़ाओ कुछ लेना देना इसको नहीं है, तो इंडिपेंडेंट एज शोन इन द फिगर। बात पकड़ में आ गई होगी। द मैग्नेटाइजेशन ऑफ ए डायमैग्नेटिक सब्सटेंस लास्ट सो लॉन्ग एज द मैग्नेटाइजिंग फील्ड इज अप्लाइड। देखिए जो फील्ड आप अप्लाई करते हैं बी, उसमें ये जो मटेरियल होता है साउथ से नॉर्थ, ये तभी तक ये मैग्नेटाइजेशन इसके अंदर रहता है, फिबल मैग्नेटाइजेशन, जब तक ये फील्ड एक्सटर्नल लगी है। जैसे ही इस फील्ड को हटाएंगे, इसके अंदर का भी मैग्नेटाइजेशन या मैग्नेटिक मोमेंट खत्म हो जाएगा। जैसे हटाएंगे वैसे खत्म, ये इसकी प्रॉपर्टी है, टिकता नहीं है इसमें। खैर, अब मेरे ख्याल से आ जाता है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का। डायमैग्नेटिक निपट गया, सारे पॉइंट्स बता दिए आपको। पैरामैग्नेटिक की बात करते हैं तो अब इसकी कहानी वही जो बताई थी कि इसके अंदर भी फिबल मैग्नेटाइजेशन होता है, लेकिन इन द डायरेक्शन, फिबल मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप होता है इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यानी मैग्नेटिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में है, तो अगर आपने पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस रखा है तो उसका साउथ से नॉर्थ यानी एम जो है उसी डायरेक्शन में बनेगा, लेकिन फिबल फेरो में तगड़ा तो कमजोर बनता है, कमजोर मैग्नेटिक मोमेंट रहता है। खैर, दूसरी बात, अगर यहां पर हम पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस रखेंगे तो ये पसंद करता है मैग्नेटिक फील्ड वाले एरिया को, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे देखिए कुछ पास होने लगती हैं। ये देखिए कुछ झुकाव आगे ना, पसंद कर रही हैं तो उसमें घुसने की चाहत रखती हैं। कम फेरो में, खूब फेरो में चाहेंगे इसी के अंदर से जाना है हमको, तो ये यहां पर क्या करती हैं, जो देखिए सीधी निकल जाती लेकिन थोड़ी सी ट्विस्ट करके अंदर से चलेगी। तो दे प्रेफर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, या पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस पसंद करते हैं मैग्नेटिक फील्ड वाले रीजन को, जहां पे थोड़ा स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड हो। खैर, तो ये बातें आप समझ गए होंगे, इससे होकर जाने लगेंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और बात करते हैं पैरामैग्नेटिक लिक्विड आप रखेंगे तो जैसा बताया कि मैग्नेटिक फील्ड वाले रीजन को पसंद करते हैं, तो ये में यहां ढेर लग जाएगा थोड़ा, देखिए नॉर्थ पोल के करीब एंड साउथ पोल के करीब, क्योंकि ये नॉर्थ साउथ पोल पर ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो वहीं जाने की कोशिश करते हैं, तो वहां थोड़ा सा खसक जाते हैं, भाई जितना हो सके वहीं रहो, वही मजा आ रहा है। खैर, एक कदम और आगे बढ़ाते हैं। अब यहां पर जब ये रॉड आप लगाते हैं एक पैरामैग्नेटिक वाले रॉड को, तो जैसे बातचीत हुई थी, ये मैग्नेटिक फील्ड को पसंद करते हैं, तो ये परपेंडिकुलर की जगह उसी डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं। देख रहे हैं ना, उसी फील्ड की डायरेक्शन में, तो उसी फील्ड की डायरेक्शन में इनका, आप जानते हैं बीज इधर होगा, उधर आप नॉर्थ साउथ लगाएंगे तो उसी डायरेक्शन में अलाइंड हो जाएंगे। जबकि डायमैग्नेटिक में परपेंडिकुलर अलाइन हो रहे थे, याद रखना, इसे पूछा बहुत जाता है। दूसरी बात करें, पैरामैग्नेटिक सिस्टम में सब्स्टिबिलिटी जो होती है छोटी होती है, लेकिन इसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है, क्योंकि डायरेक्शन तो वही है ना, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक मोमेंट जो डेवलप हो रहा है, तो डायरेक्शन अपोजिट नहीं, इसलिए पॉजिटिव। हाँ, वैल्यू छोटी रहेगी क्योंकि फिबल मतलब बहुत कम, छोटा, तो एक्स की वैल्यू, साई की वैल्यू मिलेगी कम, लेकिन पॉजिटिव होगी। फिर म्यू आर की बात करते हैं, परमेबिलिटी। अब आपका रिलेशनशिप तो हम लोगों ने घोट ही लिया है, ये अगर ये पॉजिटिव है तो 1 से बड़ा हो जाएगा, और 1 से बहुत बड़ा नहीं होगा, स्लाइटली ग्रेटर देन 1। अब ऐसे लगा देंगे तो हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा, स्लाइटली ग्रेटर देन 1 ये लिख देते हैं। बात पकड़ में आ गई? सब कोरिलेटेड है और मजेदार है बिल्कुल, क्योंकि लॉजिक पकड़ेंगे ना तो मजा आने लगेगा। फिर एक कदम और आगे बढ़ाते हैं बेटा। द मैग्नेटिक सब्स्टिबिलिटी ऑफ ए पैरामैग्नेटिक मटेरियल वेरीज इनवर्सली एज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये जो टेम्परेचर की डिपेंडेंस है ये आपको पता होनी चाहिए, और ये क्यूरीज लॉ वो हमने देखा था। तो क्यूरीज लॉ यही तो कह रहा था कि सैचुरेशन पॉइंट से पहले सब्स्टिबिलिटी उसके एब्सोल्यूट टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, भाई वही तो कह रहे हैं, ये ठोक दिया हमने।
अभी ये पैरामैग्नेटिक चल रहा है, अभी जब फेरो में आएंगे तो बस सब यही होगा, बस ज्यादा ज्यादा होगा। बात समझ, मतलब इस तरह समझने में आसानी रहती। काहे को चीजों को कॉम्प्लेक्स किया जाए जब वो है ही सरल, है कि नहीं? नहीं है तो सरलता ढूंढी जाएगी। खैर, फॉर ए गिवन टेम्परेचर द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटाइजिंग फील्ड, सो द सब्सिटिबिलिटी एंड परमेबिलिटी डू नॉट शो एनी वेरिएशन विद द फील्ड बी नॉट। तो सब्सिटिबिलिटी एंड परमेबिलिटी जो है बी नॉट जो बाहर से लगा रहे हैं उससे कोई वेरिएशन शो नहीं करती। जैसे ही आप बाहर की फील्ड हटावेंगे वैसे ही इसका मैग्नेटाइजेशन खत्म हो जाएगा। जब तक एक्सटर्नल फील्ड है तब तक पैरामैग्नेटिक के अंदर उसका मैग्नेटिक मोमेंट है, जैसे ही एक्सटर्नल हटा वैसे ही वो भी जैसा था वैसा हो गया, मैग्नेटिक मोमेंट उसका चला गया। आगे चलते हैं, मेरे ख्याल से फेरो आ गया होगा। फेरो, अब जैसा मैंने आपको बताया है पैरामैग्नेटिक का पापा है ये। मतलब जो कुछ वहां हो रहा था उसका बड़ा रूप यहां होगा। तो जैसा यहां लिखा है उसी डायरेक्शन में इसका मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप होगा, जिस डायरेक्शन में फील्ड है ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक मोमेंट। अगर बी इधर है तो आप जानते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल रखा तो इसका भी डायपोल मोमेंट इधर ही पैदा होगा, लेकिन ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजेशन होगा। और जैसे यहां समझें, यहां पर देखिए पहले की जगह इस वाले फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से ज्यादा लाइनें पास हो रही हैं, डायमैग्नेटिक में छोड़ के चली जाती हैं, पैरा में 2 आती हैं, अब इसमें 2 की जगह 10 आती हैं जो इसके अंदर से जाना चाहेंगी, क्योंकि वो ये कौन सा रीजन पसंद करता है? स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड वाला रीजन। और देखिए, व्हेन ए फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इज प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इट मूव्स फ्रॉम वीकर टू द स्ट्रॉन्गर पार्ट्स ऑफ द फील्ड। वो वही फोटो बनी थी, इसमें नहीं बनी हुई है। ऐसी वाली सिचुएशन अगर लगा दें नॉर्थ और साउथ तो क्या करेगा? यहां कुछ नहीं बचेगा, ऐसे ढेर इकट्ठा हो जाएगा। तो अगर हम लोग फेरोमैग्नेटिक लिक्विड कोई डाल दें तो उसकी कहानी क्या होगी? स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड पर ही रहना पसंद करेंगे, वही इनको पसंद है। खैर, व्हेन ए रॉड, अब रॉड को लगाएंगे तो रॉड में भी आप जान रहे हैं रॉड उस सस्पेंड करते हैं फ्रीली, जो अभी देखा था हम लोगों ने। तो किस डायरेक्शन में जाएगी? ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगी। वही बात यहां लिखी है, बहुत तेजी से, क्विकली, क्योंकि पसंद करती सट से घूम जाएगी। अब इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन m इज प्रोपोर्शनल टू दी मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी h फॉर इट स्मॉलर वैल्यूज। अब इसको भी आप ध्यान कर लीजिए कि m इज प्रोपोर्शनल टू दी मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी h की स्मॉलर वैल्यूज के लिए। आगे देखते हैं, दी सब्सिटिबिलिटी ऑफ ए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हैज ए लार्ज पॉजिटिव वैल्यू। ये जो साइन m था वहां पर जस्ट ग्रेटर देन 1 था, यहां पे लार्ज वैल्यू मिल जाती है बड़ी आसानी से। बात पैरा में स्लाइटली मोर देन 1 था और उधर डाया में 1 से छोटा था। 1 से छोटा नहीं था, निगेटिव था। ये तो म्यूआर की बात कह गए। इसमें डायमैग्नेटिक में निगेटिव था, छोटा और निगेटिव। उसके बाद पैरा में पॉजिटिव, छोटा और पॉजिटिव, और यहां पर फेरो में काफी बड़ा। और म्यूआर की बात करें तो म्यूआर में आप जैसा याद होगा कि म्यूआर उधर होता था 1 से कम डाय में, पैरा में 1 से स्लाइटली ज्यादा और इसमें 1 से काफी ज्यादा। तो ये देखिए म्यूआर 1000 लेके बैठा हुआ है। तो रिलेटिव परमेबिलिटी क्या है? लार्ज पॉजिटिव वैल्यू। साथ में डिपेंडेंस की बात करें तो एक्सएम की वैल्यू C-T-TC फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए मॉडिफाइड क्यूरीज लॉ की डिफरेंस ऑफ क्रिटिकल टेम्परेचर की बात करें, क्यूरीज टेम्परेचर, क्रिटिकल कह रहे हैं, क्यूरीज टेम्परेचर से डिफरेंस है x chi is 1 upon इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 upon T-TC। और बात समझते हैं बेटा, एट ए सर्टेन टेम्परेचर कॉल्ड द क्यूरी पॉइंट द सब्सिटिबिलिटी सडनली फॉल्स एंड द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बिकम्स पैरामैग्नेटिक। वो टीसी की बात की थी ना, वो टीसी क्या था? क्यूरी पॉइंट या क्यूरीज टेम्परेचर। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को क्यूरी टेम्परेचर पे जैसे लाते उससे बढ़ाते हो वो ढाए से पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस हो जाता है। तो इसको पकड़ लेंगे। The magnetization developed depends not only on the value of magnetizing field, but also on the past magnetic and mechanical history of the material। कह रहा है कि जो हम मैग्नेटिक फील्ड बाहर से लगाते हैं केवल उसी पर वो जो मटेरियल रखे हैं उसके अंदर उस पर प्रभाव नहीं पड़ता। ये भी प्रभाव पड़ता है
कि उस मटेरियल ने पहले क्या कांड किए हैं, क्या उसकी मैग्नेटिक हिस्ट्री रही है। बात समझ गए होंगे, ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसके अंदर एक मटेरियल रख रहे हो आप, तो इसका जो मैग्नेटाइजेशन है वो इसकी मैकेनिकल हिस्ट्री ऑफ द मटेरियल, मैग्नेटिक एंड मटेरियल कि पहले मैग्नेटाइजेशन हुआ था नहीं हुआ था, उसके हिसाब से डेवलपमेंट होगा इसके अंदर, या तोड़ फोड़ कूच काच के कैसे बनाया गया, मैकेनिकल हिस्ट्री मतलब ये भी। खैर, ए फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस रिटेन्स मैग्नेटिज्म इवन आफ्टर द मैग्नेटाइजिंग फील्ड इज रिमूव। अगर ये फील्ड आप हटा देते हैं तो भी इसके अंदर जो साउथ से नॉर्थ वाली मतलब मैग्नेटिक मोमेंट जो रहता है वो इसके अंदर बना रहता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर। तो मेरे ख्याल से ये कंप्लीट करता है आपका चैप्टर। और ये मैंने देखिए, अच्छा न्यूमेरिकल है तो इस न्यूमेरिकल को भी कर लेते हैं हम लोग और फिर आगे बढ़ाते हैं। तो ये है ए मैग्नेटाइजिंग फील्ड, दो न्यूमेरिकल होंगे जो आपको थोड़ा और अंडरस्टैंडिंग दे देंगे। तो ये ए मैग्नेटाइजिंग फील्ड ऑफ 1500 एम्पियर पर मीटर produces a magnetic flux of 2.4 into 10 की पावर -5 वेबर in a bar of iron of cross section 0.5 R लिखा हुआ है। क्रॉस सेक्शन का R की जगह कोई और वैल्यू लिखी होगी, देख लेंगे, मीटर स्क्वायर होनी चाहिए, क्रॉस सेक्शन एरिया है ये, तो ये R ना होके इसको मीटर स्क्वायर लिखना चाहिए। कैलकुलेट परमेबिलिटी, टाइपिंग एरर, कैलकुलेट परमेबिलिटी एंड ससेप्टिबिलिटी ऑफ द आयरन बार यूज्ड। कैसे करेंगे देखिए, फ्लक्स की बात कर रहा है तो B की वैल्यू आप जानते हैं फाई इज इक्वल टू होता है BA। तो यहां पर अगर मुझे B निकालना है तो फाई अपॉन A कहना चाहिए। फाई दिया है 2.4 इंटू 10 की पावर -5, और ये बल्कि इसको जो है ये सेंटीमीटर स्क्वायर ले लो तो 0.5 इंटू 10 की पावर -4, जब कैलकुलेट करोगे 0.48 आ जाएगा वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये आ गया फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड। अब यहां पे निकालने क्या बोला है, परमेबिलिटी। तो परमेबिलिटी क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू B अपॉन H, फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था। B की वैल्यू यहां से डालते हैं 0.48, और H कितना है, H इज मैग्नेटाइजिंग फील्ड, इंटेंसिटी 1500, A अपॉन M प्रोड्यूसेस ए मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ये H की वैल्यू हो गई, यहां वैल्यू आ जाएगी 3.2 इंटू 10 की पावर -4, ये वैल्यू कैलकुलेट हो गई। अब अगली बात क्या कर रहा है, सब्स्टिट्यूबिलिटी के लिए। तो रिलेशन जो हम जानते हैं, म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट 1 प्लस साई एम। ठीक, ये रिलेशन है म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट, मीडियम का था। अगर म्यू आर लिखते तो हम यहां पर एक रिलेशन ये भी होता है, ये तो रिलेटिव परमेबिलिटी होती है 1 प्लस साई एम, आप कंफ्यूज ना हो इसलिए लिखा है। और ये क्या है, म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट 1 प्लस साई एम। अब यहां साई एम की वैल्यू लोगे, चाई एम की, तो म्यू अपॉन म्यू नॉट, और ये 1 घटा दो -1, तो म्यू अपॉन म्यू नॉट वैल्यू रखते हैं, म्यू निकाल चुके हैं 3/2 इंटू 10 की पावर -4, और म्यू नॉट हो गया 4 पाई 3.14 इंटू 10 की पावर -7। म्यू नॉट की वैल्यू है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, उसका इस्तेमाल किया है। अब ये वैल्यू -1 भी, तो ये वैल्यू निकल के आएगी 253.77, ये आंसर आ गया आपका साई एम की वैल्यू। तो इस तरीके से इसको नोट कर लीजिए। और देखिए वैल्यू काफी बड़ी है। अगर आपसे पूछा जाए कि ये बताइए डायमैग्नेटिक है, ये कौन डायमैग्नेटिक है, पैरा है या फेरो है, तो क्या बोलेंगे आप बताइए, कमेंट करके बताइए। डायमैग्नेटिक में तो ये वैल्यू निगेटिव होती है, और पैरामैग्नेटिक में पॉजिटिव होती है लेकिन छोटी होती है, तो 253 है, बड़ी है, फेरोमैग्नेटिज्म वाला हिसाब से चल रहा है। खैर इसको नोट कर लीजिए, मैं दूर से मतलब हट जाता हूं और इसको आप नोट कर पाए। एक सवाल और करेंगे हम लोग, तो आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नोट कर लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। इस क्वेश्चन को देखते हैं बेटा। लिखा है ए सोलेनॉइड ऑफ 500 टन पर मीटर
ये एन स्मॉल एन की वैल्यू है, कैरिंग ए करंट ऑफ 3 एम्पियर, ये आई दे रखा है, दिस इज आई, दिस इज एन. इट्स कोर इज मेड ऑफ आयरन विच हैज ए रिलेटिव परमेबिलिटी म्यू आर दे रखा है 5000. डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द मैग्नेटिक इंटेंसिटी, मैग्नेटाइजेशन एंड द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कोर. ठीक है, तो हमें मैग्नेटिक इंटेंसिटी निकालनी है, मैग्नेटाइजेशन निकालना और मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कोर निकालना है. तो H की वैल्यू हम जानते कितनी होती है, NI आपको पढ़ाया था अभी. तो 500 को मल्टीप्लाई कर दीजिए I से, विच इज 3 एम्पियर. तो 1500 एम्पियर पर मीटर. रिलेटिव परमेबिलिटी की बात करें, म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस साई एम. तो साई एम की वैल्यू हो गई म्यू आर माइनस 1. तो म्यू आर कितना है 5000 माइनस 1 यानी करीब करीब 4999. इसको अप्रॉक्सीमेटली 5000 समझ सकते हैं, कोई फर्क तो ज़्यादा पड़ेगा नहीं. अब यहाँ पर अगर हम म्यू निकालना चाहें तो म्यू कैसे निकालेंगे, हम जानते हैं म्यू आर की वैल्यू होती है म्यू अपॉन म्यू नॉट. तो म्यू इज इक्वल टू म्यू आर इंटू म्यू नॉट. अब म्यू आर कितना है 5000 इंटू म्यू नॉट. ये वैल्यू हो गई आपकी रिलेटिव परमिटेबिलिटी. और अब बात करते हैं हम लोग मैग्नेटाइजेशन की. तो यहां लिख लेते हैं ऊपर मैग्नेटाइजेशन M. तो M इज इक्वल टू साई एम इंटू एच. तो साई एम की वैल्यू कितनी है 5000 करीब करीब. तो 5000 इंटू 1500 एच वो निकाला है. ठीक, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 7.5 इंटू 10 की पावर 6 एम्पियर पर मीटर. तो ये आंसर एक और आया मैग्नेटाइजेशन. अब मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कोर. तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कोर यानी B, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड यानी हमको B चाहिए. तो B की वैल्यू क्या हो जाएगी म्यू H. वैल्यू रख दीजिए, म्यू का मतलब था 5000 म्यू नॉट. और रही बात H की, तो H कितना है 1500. तो वैल्यू उसकी भी डाल देते हैं ना 5000 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 7 इंटू 1500. कैलकुलेट करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली कितनी आ जाएगी 9.4 टेस्ला. तो मैंने हट जाता हूं, इसको भी नोट कर लीजिए. मैंने आपको ये न्यूमेरिकल भी करा दिए जिससे आप बेहतर ढंग से इससे इंटरैक्ट कर पाएं. उम्मीद है ये मेरे ख्याल से ये होगी कहानी. अब ये जैसे मैंने आपसे वादा किया था, ऑल टॉपिक्स कवर्ड, सारे कवर्ड अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट सिलेबस, जीरो टू हीरो. किसी ने नहीं पढ़ा है, पूरी बात समझेगा ठीक से तो सब समझ में आ जाएगा. और पढ़ाते वक्त कोई फालतूगिरी की टॉक्स नहीं है. अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिएगा, कमेंट करते हैं तो मुझे पता चलता है किस डायरेक्शन में है. अगर प्रेजेंटेशन चाहिए, अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल है, वहां पर ग्रुप में शामिल हो जाइए चैनल पर. वहां पे मैं प्रेजेंटेशन दे दूंगा तो आपको मिल जाएगा. और जो बच्चे मुझसे पढ़ना चाहते हैं, अरविंद एकेडमी ऐप भी है, वो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक अटैच कर दूंगा. तो आप डाउनलोड करके अपने लिए सुटेबल कोर्सेज देखकर लेना चाहें तो ले सकते हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं. वीडियो पसंद आए लाइक शेयर जरूर कीजिए. अरविंद एकेडमी को सब्सक्राइब भी करना मत भूलिएगा. थैंक यू वेरी मच. मिलते हैं दूसरे वीडियो में. चलिए बाय.